एपिसोड 31। उस दिन कोषाध्यक्ष अनीश का दिल बड़ा था। उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी को कुछ और जड़ी बूटियां दी, लेकिन साथ ही उसे रोककर पूछा कि उसकी शक्ति इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि कोषाध्यक्ष अनीश तक भी नीलेश और बाकी शिष्यों के साथ जीवप्ती त्रिपाठी के झगड़े की खबर पहुंच चुकी थी। जीवप्ती त्रिपाठी का मन कोषाध्यक्ष अनीश को लेकर बहुत अच्छा था। हालांकि वह बूढ़ा आदमी थोड़ा लापरवाह, कामुक और ढीठ था, लेकिन फिर भी जीवप्ती त्रिपाठी उसे बहुत पसंद करता था। ये बात बताना आसान नहीं था, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी ने केवल इतना कहा कि उसने गलती से काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में एक फल खा लिया था, और उसके बाद वह अचानक प्रबुद्ध हो गया और उसे पता चला कि खेती कैसे की जाती है। कोषाध्यक्ष अनीश ने काफी देर तक सोचा। जीवप्ती त्रिपाठी के काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में जाने के समय और उसके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वह उसकी बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गए। आखिरकार उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यह एक संयोग था। योगदान मंडप को छोड़कर जीवप्ती त्रिपाठी गहरी चिंता में था। उसके सारे योगदान बिंदुओं को जड़ी बूटियों में बदल दिया गया था। उसे लगा कि वे केवल 3-4 दिन तक ही चलेंगे। उसके बाद उसे और जड़ी बूटियां कहां से मिलेंगी। हालांकि वह हर दिन दूसरों को चुनौती देकर 2 योगदान बिंदु कमा सकता था, लेकिन वे उसे हर महीने के 8वें दिन ही मिलते थे। अभी भी लगभग 20 दिन बाकी थे। वह तब तक कैसे इंतजार कर सकता था। कोई अच्छा विचार न मिलने पर जीवप्ती त्रिपाठी असहाय था और केवल खेती कर सकता था। कुछ ही दिन तेजी से बीत गए। जीवप्ती त्रिपाठी की संयमित कठोर शरीर की छठी स्तर धीरे धीरे स्थिर हो गई और 7वें स्तर की ओर बढ़ने के संकेत देने लगी। वह हर दिन लगन से खेती करता था, खाना पीना भूलकर। उसकी कड़ी मेहनत का आखिरकार फल मिला। जीवप्ती त्रिपाठी के अच्छे दिनों की तुलना में नीलेश और बाकी लोग बहुत परेशान थे। इन दिनों जीवप्ती त्रिपाठी हर दिन उन्हें परेशान करने आता था, जिससे वे बहुत परेशान हो गए थे। वे लड़ाई में उसे हरा नहीं सकते थे और उससे छिप भी नहीं सकते थे। वे बस गुस्सा होकर मर रहे थे। नीलेश को पूरा विश्वास था कि वह जीवप्ती त्रिपाठी को हरा सकता है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वह उसे चुनौती नहीं दे सकता था। नीलेश हमेशा यही सोचता था कि जीवप्ती त्रिपाठी संयमित कठोर शरीर के केवल 4थे या 5वें स्तर पर है। नीलेश जानता था कि यह ऐसा नहीं चल सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों के दिल टूट जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद नीलेश ने अपना मन मजबूत किया और उन सभी ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों को इकट्ठा किया जिन्हें जीवप्ती त्रिपाठी ने परेशान किया था। उदास चेहरे के साथ उसने कहा, आज रात हम जीवप्ती त्रिपाठी पर हमला करेंगे और अपनी शर्म को धो देंगे। चूंकि वह नियमों का पालन नहीं कर सकता था, तो वह नियमों का पालन नहीं करेगा। हर कोई हैरान था। एक गुप्त हमला? हाँ, नीलेश ने सिर हिलाया। यह अच्छा विचार नहीं है। अनूप सिंह हिचकिचाया। हालांकि वह जीवप्ती त्रिपाठी अच्छा नहीं है, लेकिन उसने हमें ईमानदारी से चुनौती दी थी। अगर हम रात में उस पर गुप्त हमला करते हैं और इस बात की खबर फैलती है, तो मुझे डर है कि हमें दंडित किया जाएगा। अनूप सिंह की बातों को वहां मौजूद अधिकांश लोगों का समर्थन मिला। नीलेश ने गुस्से में कहा, लेकिन वह बहुत बुरा है। वह हमें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखता। वह हर दिन आता है। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाते, तो कौन जानता है कि वह कब तक इतना अहंकारी रहेगा। मुझे परवाह नहीं है, मैं आज रात उसे परेशान करने जा रहा हूँ। तुम में से जो मेरे साथ आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। जो नहीं आना चाहते, मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर कुछ होता है तो मैं, नीलेश, सारी जिम्मेदारी लूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नीलेश की बातें सच्ची थीं। भले ही कुछ लोगों को लगा कि यह अच्छा विचार नहीं है, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर पाए। आखिरकार नीलेश ने पहले ही सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। अनूप सिंह ने एक पल सोचा और कहा, यह अच्छा है। अगर हम सफल होते हैं तो हम उस नीच को बता देंगे कि हमसे खिलवाड़ करना आसान नहीं है। युवा स्वामी नीलेश, ये छोटा भाई आपके साथ खेल में भाग लेगा और आपके साथ खेलेगा। हम भी चलेंगे, सबने एक साथ कहा। नीलेश मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये हुई ना बात। रात में हर कोई जोश में था। वे आधी रात को नीलेश के कमरे में इकट्ठा हुए। क्या तुम तैयार हो? नीलेश ने धीमी आवाज में पूछा। सबने सिर हिलाया। अच्छा, इस बार हम उस नीच को निश्चित रूप से एक यादगार सबक सिखाएंगे। नीलेश ने अपना हाथ बढ़ाया और एक काले कपड़े से अपना चेहरा ढांक लिया, केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। बाकी सबने भी ऐसा ही किया और उत्साहित हो गए। चलो, नीलेश ने अपनी बाहों पर उठाए और आदेश दिया। 10 से अधिक काली परछाइयां बाहर निकलीं और तेजी से रात में घुल गईं। आसमानी मीनार में भी रात में गश्त करने वाले शिष्य थे, लेकिन नीलेश और उसका समूह मूल रूप से आसमानी मीनार से थे। वे गश्त करने वाले शिष्यों की गतिविधियों को अच्छी तरह से जानते थे और आसानी से उनसे बच निकले। वे और क्यों कहते हैं कि अपने ही घर के चोर से बचना मुश्किल है। नीलेश का वर्तमान प्रदर्शन इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। कुछ ही देर बाद सब लोग जीवप्ती त्रिपाठी की छोटी लकड़ी के घर के सामने इकट्ठा हुए। वे एक दूसरे से 10 फीट से ज्यादा दूर थे। सबने अपनी सांसें रोक रखी थीं और गुस्से से अंधेरे लकड़ी के घर को देख रहे थे। घर में कोई रोशनी नहीं है, जीवप्ती त्रिपाठी सो रहा होगा। नीलेश का दिल बैठ गया। वह अनूप सिंह की ओर मुड़ा और कहा, जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत कम नहीं है। बाद में तुम और मैं मिलकर उसे पकड़ेंगे। उसके बाद हम बाकी लोग मिलकर उसकी पिटाई करेंगे। ठीक है, अनूप सिंह ने सिर हिलाया। उसे मारना नहीं है, तुम उसे जैसे चाहो पीट सकते हो। नीलेश ने फिर से याद दिलाया। सबने चुपचाप सिर हिलाया। जाओ, नीलेश ने हाथ हिलाया और तुरंत छोटे लकड़ी के घर की ओर भागा। 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां रात के अंधेरे में दौड़ पड़ीं। वे सभी किसान थे, इसलिए उनकी हरकतें खामोश थीं। हर किसी के दिल में गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि वे जीवप्ती त्रिपाठी को पीटने और अपनी पिछली अपमान को धोने के दृश्य की कल्पना कर रहे थे, जिससे वे बहुत उत्साहित महसूस कर रहे थे। इन दिनों उन्हें जीवप्ती त्रिपाठी ने बहुत सताया था। जब वे छोटे लकड़ी के घर से कुछ ही फीट दूर थे, तो नीलेश की आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसके मुंह का कोना अनजाने में मुड़ गया। अब वे और भी करीब थे। छोटे घर का लकड़ी का दरवाजा उनके ठीक सामने था। नीलेश ने पहले ही दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ा दिया था।
अचानक नीलेश की नाक के सिरे पर एक अजीब सी सुगंध आई। उसने धीरे से सूंघा और महसूस किया कि यह सुगंध थोड़ी अजीब है। यह अप्रिय नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी सुगंध थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सूंघा था। हालांकि वह हैरान था, नीलेश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ता रहा। एक कदम आगे बढ़ाने के बाद नीलेश का शरीर नर्म पड़ गया और वह लगभग जमीन पर गिर गया। इस अप्रत्याशित घटना से उसे पसीना आ गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आधी ताकत चूस ली गई हो। उसके सिर में एक गूंजने वाली आवाज थी और वह एक धुंध में था। उसे वास्तव में थकावट महसूस हुई। एक और कदम के बाद नीलेश मुंह के बल गिर गया। उसकी नाक पहले जमीन से टकराई और उसके नथुने से गर्म हवा की दो धाराएं निकलीं। उसका मुंह खून की गंध से भरा था। पा आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य जो छोटे लकड़ी के घर की ओर दौड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, वे भी नीलेश की तरह एक एक करके जमीन पर गिर गए। हर कोई कमजोर था, उनकी नाक पर चोट लगी थी और उनके चेहरे सूजे हुए थे। एक के बाद एक कराहटें गूंज उठीं। ये बहुत जीवंत था। क्या हो रहा है? नीलेश ने खुद को जगाए रखने के लिए मजबूर किया और मुड़कर अनूप सिंह से पूछा। अनूप सिंह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। वह जमीन पर लेटकर हाँफ रहा था। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, युवा स्वामी नीलेश, मुझे डर है कि हमें जहर दिया गया है। जहर दिया गया? नीलेश चौंक गया। और यह बहुत जहरीला है। अनूप सिंह ने कांपते हुए एक हाथ बढ़ाया। युवा स्वामी नीलेश, मुझे डर है कि मैं अब और नहीं रहूंगा। तुम मेरा बदला लेना। अपने आखिरी शब्द कहने के बाद अनूप सिंह का सिर एक तरफ गिर गया और वह हिला नहीं। नीलेश चौंक गया। उसने घबराहट में अनूप सिंह का नाम पुकारा, लेकिन वह जो भी करता उसे जगा नहीं सका। उसने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। जिन भाइयों को वह लाया था, उनमें से कोई भी इस आपदा से नहीं बच पाया था। वे सब मर चुके थे। एक अकथनीय घबराहट और दुख उसके दिल में भर गया। नीलेश का दिमाग इस समय वास्तव में शांत हो गया। यह ऊंचे आसमान के मंडप था, उन्हें कैसे जहर दिया जा सकता था? इसके अलावा इस जहर का असर इतना जबरदस्त था। केवल 3 सांसों के समय में एक के बाद एक जान चली गई थी। एपिसोड 32। चक्रव्यूह में उलझी चाल। रात के सन्नाटे में ऊंचे आसमान के मंडप में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी, जिसने नीलेश और उसके साथियों को बेहोश कर दिया था। नीलेश ने अपनी चेतना खोने से पहले अपने मन में रमेश कुमार पाल को कोसते हुए सोचा, धत्तेरे की, तुम तो बस मुझे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन तुमने तो मुझे हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया। तुम कितने निर्दयी हो। नीलेश का शरीर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने सोचा, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मेरे इतने बड़े सपने थे, लेकिन मैं उन्हें पूरा भी नहीं कर पाया। शायद भगवान भी महान प्रतिभा से जलते हैं। अचानक एक तेज आवाज आई। अरे, यह क्या है? यह आवाज जीवप्ती त्रिपाठी की थी। नीलेश उसे नफरत करता था, तो भला वह उसकी आवाज को कैसे नहीं पहचानता? उसने सोचा, ये तो वही है, इसका मतलब इसी ने हमें जहर दिया है। दुष्ट कहीं का, हम तो बस उसे सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन इसने इतना क्रूर तरीका अपनाया। वह मन में कोसता रहा, लेकिन उसकी चेतना तेजी से समाप्त हो रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसने झुककर उनके मुखौटे हटाए। जब उसने उनके चेहरे देखे तो वह हैरान रह गया। वे सभी जाने पहचाने चेहरे थे। जीवप्ती ने तुरंत ही समझ लिया कि वे उससे बदला लेने आए थे। वह मन ही मन हंसने लगा। उसने अपने हाथ में लिए हुए अगरबत्ती स्टैंड को देखा। वह मुस्कुराते हुए सोचने लगा, ये तो एक हादसा था। वह आमतौर पर सोने से पहले अगरबत्ती स्टैंड को अपनी काली किताब में रख लेता था, लेकिन आज वह इतनी देर तक अभ्यास कर रहा था कि वह थका कर सो गया और उसे रखना भूल गया। उसमें अभी भी कुछ जड़ी बूटियां बची थीं, जिनकी गंध नीलेश और उसके साथियों को बेहोश करने के लिए काफी थी। अगरबत्ती स्टैंड के अंदर की अगरबत्ती बहुत शक्तिशाली थी। जब जीवप्ती ने इसे पहली बार सूंघा था, तो वह 3 कदम भी नहीं चल पाया था और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। जब जीवप्ती जैसे मजबूत शरीर वाले को ऐसा महसूस हुआ, तो नीलेश और उसके साथियों की क्या हालत हुई होगी। जीवप्ती को लगा कि यह उसकी लापरवाही का नतीजा है, लेकिन नीलेश और उसके साथियों की लापरवाही भी इसका कारण थी। अगर उन्होंने अगरबत्ती की गंध को सूंघते ही अपनी सांस रोक ली होती, तो शायद उनकी यह हालत नहीं होती। जीवप्ती ने एक लंबी सांस ली और अगरबत्ती स्टैंड को अपनी काली किताब में रख लिया। वह जमीन पर पड़े लोगों को देखकर परेशान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने उन सबको खींचकर बाहर निकाला और कहीं फेंक दिया। वापस आकर जीवप्ती ने अपने कमरे में आराम किया। आज की घटना ने उसे सतर्क कर दिया था। उसे संयमित कठोर शरीर के चरण को जल्द से जल्द पार करना होगा। अगरबत्ती स्टैंड का उपयोग केवल तभी किया जा सकता था जब वह बाहर हो, लेकिन अगर वह संयमित कठोर शरीर के चरण को पार कर लेता, तो अगरबत्ती स्टैंड को काली किताब के अंदर भी रखा जा सकता था। अगले कुछ दिनों तक जीवप्ती ने बहुत मेहनत से अभ्यास किया। वह अपनी जड़ी बूटियों का उपयोग कम कर रहा था, लेकिन वे फिर भी दिन ब दिन कम हो रही थी। तीसरे दिन की सुबह जीवप्ती ने पूर्वी बैंगनी शक्ति के साथ अपने कठोर शरीर का अभ्यास पूरा किया। उसकी नसों में शक्ति का अनुभव अचानक बहुत रोमांचक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति एक छोटे कीड़े में बदल गई हो और उसकी नसों में आगे पीछे घूम रही हो। उसने अपने दिल से महसूस किया, शक्ति का अनुभव उसके शरीर को हिला रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। उसे नहीं पता था कि यह स्थिति कब तक चली। अचानक जीवप्ती को लगा कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है और उसका पेट गर्म हो गया है। उसी समय शक्ति का अनुभव पूरी तरह से गायब हो गया। जब उसने अपने विचारों को प्रकट किया, तो उसके पेट में गर्माहट की अनुभूति जीवंत हो गई और उत्तेजित होकर उछलने लगी। जीवन शक्ति। उसने आखिरकार यह चरण पार कर लिया था। संयमित कठोर शरीर का 7वां चरण, जहां शरीर में जीवन शक्ति पैदा होती है, इसका सबसे स्पष्ट संकेत था। एक व्यक्ति की पहली जीवन शक्ति हमेशा पेट में पैदा होती थी। इस समय जीवन शक्ति बहुत कम थी और एक योद्धा को लड़ाई में समर्थन नहीं दे
सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार उपयोग होने पर जीवन शक्ति की यह एक किरण गायब हो जाती थी और इसे फिर से बनाने में बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन क्योंकि शरीर में जीवन शक्ति पैदा हो गई थी, इसलिए वह इस समय मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू कर सकता था। यह ऊंचे आसमान के मंडप के सामान्य मार्शल आर्ट से अलग था। मार्शल आर्ट एक ऐसी कला थी जिसका उपयोग जीवन शक्ति की मदद से किया जाता था। यह एक योद्धा की लड़ाई की नींव थी। संयमित कठोर शरीर के छठे स्तर और सातवें स्तर के बीच एक ही मुक्के का असर पूरी तरह से अलग था। अगर छठे स्तर के मुक्के में 200 जिन की ताकत थी, तो सातवें स्तर के मुक्के में 250 जिन या 1000 जिन की ताकत हो सकती थी। बेशक, जब एक योद्धा संयमित कठोर शरीर के चरण में होता था, तो वह आसानी से मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करता था, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति को फिर से हासिल करना आसान नहीं था। केवल प्रारंभिक तत्व चरण में पहुंचने के बाद ही वह लड़ाई में जीवन शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। उस समय अगर जीवन शक्ति खत्म भी हो जाती थी, तो वह इसे जल्दी से फिर से हासिल कर सकता था। हर चीज की जड़ ये थी कि क्या वह जल्दी से जीवन शक्ति को फिर से हासिल कर सकता था। इसलिए संयमित कठोर शरीर के सातवें चरण से शुरू होकर एक योद्धा को जीवन शक्ति की इस किरण का उपयोग आधार के रूप में गुना और मजबूत करने के लिए करना पड़ता था। सबसे आम तरीकों में से एक था मार्शल आर्ट का अभ्यास करना। हर तरह की मार्शल आर्ट में कुछ या एक दर्जन से ज्यादा जीवन शक्ति की नसों को एक निश्चित क्रम और मार्ग के अनुसार घुमाना पड़ता था, ताकि विभिन्न मार्शल आर्ट बन सकें। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की प्रक्रिया में जीवन शक्ति को मजबूत करना, शरीर के अंदरूनी हिस्से को खोलना और प्रारंभिक तत्व चरण तक पहुंचना, यह एक ऐसी चीज थी जो हर योद्धा करता था। जीवप्ती भी इसका अपवाद नहीं था। ये जानने के बाद कि वह संयमित कठोर शरीर के सातवें चरण तक पहुंच गया है, जीवप्ती ने जल्दी से अपने उत्साहित दिल को शांत किया और अपनी काली किताब को बुलाने के लिए अपने कमरे में वापस गया। उसने सीधे चौथे पन्ने को पलटा और अपने दिल से उसे महसूस किया। पिछले कुछ दिनों में जब भी वह किसी चरण को पार करता था, तो वह चौथे पन्ने पर लगी मुहर को तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ था। जीवप्ती का अनुमान था कि जब वह संयमित कठोर शरीर के सातवें चरण तक पहुंचेगा, जो संयमित कठोर शरीर चरण का विभाजन रेखा था, तभी चौथे पन्ने पर कोई बदलाव होगा। उसका अनुमान गलत नहीं था। कुछ पल महसूस करने के बाद चौथे पन्ने पर एक चमकदार सुनहरी रोशनी दिखाई दी। पिछली बार की तरह यह सुनहरी रोशनी पन्ने के बंधन से मुक्त हो गई और सीधे जीवप्ती के दिमाग में चली गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ जानकारी आ गई। सच्चा सूर्य कौशल, ये वही था जो इस बार चरण पार करने के बाद काली किताब ने उसे दिया था। ध्यान से जांच करने के बाद जीवप्ती का चेहरा अजीब हो गया। ये सच्चा सूर्य कौशल सामान्य मार्शल आर्ट से थोड़ा अलग था। सामान्य मार्शल आर्ट में चालों का एक निश्चित सेट होता था। भले ही इसे बदला जा सकता था, लेकिन यह मूल सिद्धांत से भटकता नहीं था। इसकी एक मूल रूपरेखा थी। यदि यह इससे आगे जाता था, तो यह एक मार्शल आर्ट नहीं होता था। हालांकि सच्चा सूर्य कौशल के साथ ऐसा नहीं था। इसमें चालों का कोई निश्चित सेट नहीं था। यह कहा जा सकता था कि इसे अपनी मर्जी से बदला जा सकता था। दूसरे शब्दों में, इसमें चालों का कोई सेट नहीं था। यह पहला अंतर था। सच्चा सूर्य कौशल का अभ्यास करना आसान था, लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यकताएं थीं। इसका अभ्यास केवल एक ऐसे वातावरण में किया जा सकता था जहां सूर्य की ऊर्जा हो। हालांकि जब इस कौशल के माध्यम से विकसित की गई सच्ची सूर्य जीवन शक्ति शरीर में एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती थी, तो ये तरल में संघनित हो जाती थी और पेट में जमा हो जाती थी। ये किसी भी मार्शल आर्ट या कौशल के साथ संभव नहीं था, क्योंकि हर योद्धा का शरीर संतृप्ति के एक बिंदु पर पहुंच जाता था। एक बार जब यह अपने चरम पर पहुंच जाता था, तो शरीर में जीवन शक्ति को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता था, जब तक कि वे अपनी खुद की सीमाओं को पार नहीं कर लेते। एपिसोड 33, सच्ची यांग कला। जीवप्ती त्रिपाठी ने सोचा और आखिरकार मन बना लिया कि वह सच्ची यांग कला का अभ्यास करेंगे। उनके पास कोई और विकल्प भी तो नहीं था। योगदान बिंदुओं के बिना उन्हें ऊंचे आसमान के मंडप से कोई भी मार्शल कला नहीं मिल सकती थी। लेकिन उन्हें विश्वास था कि अक्षरहीन काली पुस्तक से मिली कोई भी कला खराब नहीं हो सकती। शायद यह उनके संप्रदाय की मार्शल कला से भी बेहतर हो। अभ्यास के लिए उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सूरज भी एक तरह की यांग ऊर्जा का स्रोत था। जब तक सूरज रहेगा, वह सच्ची यांग कला का अभ्यास कर सकते थे, हालांकि उसकी गति बहुत धीमी थी। सूरज की ऊर्जा से कोई व्यक्ति कितनी ही ऊर्जा सोख सकता था। यह फैसला करके जीवप्ती तुरंत अपने कमरे से बाहर आए और जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और सच्ची यांग कला के मार्ग के बारे में सोचा। उन्होंने अपने दानव जानवर में बची हुई एकमात्र जीवन शक्ति को नियंत्रित किया और उसे उसी मार्ग पर चलाना शुरू कर दिया। किसी भी काम की शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, और यह बात बिल्कुल सच थी। हालांकि जीवप्ती अपनी जीवन शक्ति से बात कर सकते थे, लेकिन उसे चलाना बहुत मुश्किल था। पूरी धूप में एक दिन अभ्यास करने के बाद उनके शरीर में जीवन शक्ति थोड़ी सी ही बढ़ी, और वह भी एक कछुए की तरह धीमी गति से चल रही थी। लेकिन यह उनका पहला अभ्यास था और इस परिणाम से वह संतुष्ट थे। उन्होंने जान लिया था कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी और रातों रात पूरी नहीं हो सकती थी। धैर्य की कमी उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। यांग की उत्पत्ति की मुहर। 3 दिनों की मेहनत के बाद जीवप्ती ने आखिरकार अपने दानव जानवर की जीवन शक्ति को अपनी छाती तक पहुंचाया। एक विचार से उन्होंने इस कमजोर जीवन शक्ति को अपनी छाती के पास की कुछ महत्वपूर्ण नाड़ियों में घुमाना शुरू किया। उन्हें अक्षरहीन काली पुस्तक से मिली जानकारी के अनुसार अपने शरीर में यांग की उत्पत्ति की मुहर बनानी थी। ये सच्ची यांग कला का अभ्यास करने का पहला कदम था। इस मुहर का कोई और उपयोग नहीं था, सिवाय यांग ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस करने के। जीवप्ती अभी बहुत युवा और कमजोर थे। उन्होंने अभी तक अपनी दिव्य चेतना नहीं बनाई थी, इसलिए वह ये पता नहीं लगा सकते थे कि कहाँ यांग ऊर्जा का बड़ा भंडार है। लेकिन इस मुहर के साथ सब कुछ अलग था। ये यांग ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील थी। अगर कुछ दूरी के भीतर भी यांग ऊर्जा होती, तो यह मुहर प्रतिक्रिया करती। शरीर में जीवन शक्ति उनकी छाती में आगे पीछे घूम रही थी। जीवप्ती का चेहरा गंभीर था, वह जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहते थे। यांग की उत्पत्ति की मुहर बनाना एक बहुत ही जटिल और थकाऊ प्रक्रिया थी।
अगर इसमें कोई भी गलती होती तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। 2 घंटे बीत गए, फिर 4 घंटे बीत गए। सूरज के नीचे बैठे जीवप्ती पूरी तरह से पसीने में तर थे। लंबे समय तक पसीना बहने से उनका शरीर निर्जलित होने लगा था। उनके होंठ सफेद पड़ गए थे, लेकिन जीवप्ती के चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने बिना किसी झल्लाहट या निराशा के अपनी जीवन शक्ति को अपनी नाड़ियों में चलाना जारी रखा। खोज की शुरुआत। कुछ देर बाद जीवप्ती को अचानक अपनी छाती में एक अजीब सा एहसास हुआ और उसके बाद एक तेज दर्द हुआ, जैसे किसी गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। जीवप्ती ने आंखें खोलीं और दांत पीस लिए। ये दर्द जल्दी आया और जल्दी चला गया। एक पल में उनकी छाती सामान्य हो गई थी। उन्हें थोड़ा ठंडा भी महसूस हुआ, लेकिन वह तेज दर्द अभी भी उनके दिमाग में गूंज रहा था, जिससे वह चिंतित थे। उन्हें हल्का सा महसूस हुआ कि उनकी छाती में कुछ अतिरिक्त आ गया है, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या यांग की उत्पत्ति की मुहर बन गई थी? जीवप्ती ने अपनी भौहें चढ़ाकर सोचा। मुहर सफलतापूर्वक बन जानी चाहिए थी। यह उनकी छाती के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अगर वह बन गई थी तो उसे यांग ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। वह इसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आसपास कोई समृद्ध यांग ऊर्जा न हो? इसे आजमाने के विचार के साथ जीवप्ती उठे और ऊंचे आसमान के मंडप के अंदर चले गए। जैसे जैसे वह चलते गए, उन्होंने अपनी छाती में होने वाली हलचल पर ध्यान दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उनकी छाती से एक अजीब सी गर्मी निकलने लगी। जीवप्ती हैरान रह गए। निश्चित रूप से यांग की उत्पत्ति की मुहर उनके शरीर में बन गई थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी क्योंकि आसपास ज्यादा यांग ऊर्जा नहीं थी। अब जब प्रतिक्रिया हो रही थी तो इसका मतलब था कि आसपास यांग ऊर्जा थी। जीवप्ती का चेहरा उत्साह से भर गया। सच्ची यांग कला का अभ्यास करने के लिए बहुत कठोर माहौल की जरूरत होती थी। यांग ऊर्जा जितनी घनी होती थी, अभ्यास उतनी ही तेजी से होता था। जीवप्ती की तरह, जो केवल सूरज की ऊर्जा पर निर्भर थे, वह सबसे धीमे थे। यांग की उत्पत्ति की मुहर द्वारा बताई गई दिशा में जीवप्ती पूरी रफ्तार से भागे। कुछ ही देर में जीवप्ती एक कमरे में घुस गए। जैसे ही वह अंदर आए, एक परिचित आवाज उनके कानों में पड़ी, अरे छोटे जीवप्ती, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर देखते हुए जीवप्ती ये देखकर हैरान रह गए कि रघुनाथ चावल दुकान के मालिक अनीश उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे। तो ये योगदान मंडप था। अनीश को देखकर और फिर योगदान मंडप के पीछे देखकर जीवप्ती अपनी आंखें नहीं घुमा पाए। यांग ऊर्जा का स्रोत बहुत स्पष्ट था। ये निश्चित रूप से योगदान मंडप के गोदाम में यांग गुण वाली कोई चीज थी। लेकिन वह चीज योगदान मंडप की थी। अगर उन्हें वह चाहिए थी तो वह केवल अपने योगदान बिंदुओं से उसे ले सकते थे। जीवप्ती के पास अभी 0 योगदान बिंदु थे, क्योंकि उन्होंने सारे बिंदु 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास के बदले में दे दिए थे। इस बात को समझते ही जीवप्ती अचानक बहुत निराश हो गए। उन्होंने अनीश के सवाल का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई और उदास होकर वापस चले गए। तुम्हारा क्या मतलब है? अनीश अचानक उदास हो गए। यांग की उत्पत्ति की मुहर की सीमा। ऊंचे आसमान के मंडप में बिना किसी लक्ष्य के घूमते हुए उनकी छाती पर लगी मुहर कभी कभी काम करती, जिससे जीवप्ती को यांग ऊर्जा के स्रोत की दिशा मिलती। लेकिन यांग ऊर्जा का स्रोत या तो संप्रदाय के मुखिया के निवास में था या किसी और की जेब में। जीवप्ती के मन में यहाँ तक कि अपना चेहरा ढककर लूटने का विचार भी आया। लेकिन अपने छोटे से शरीर और दूसरों की ताकत को देखकर जीवप्ती को यह विचार छोड़ना पड़ा। हालांकि वह इन यांग गुणों वाले खजानों को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जीवप्ती पूरी तरह से खाली हाथ नहीं थे। अपने कई प्रयोगों और अनुभवों के अनुसार उनके शरीर में यांग की उत्पत्ति की मुहर 50 जंग के दायरे में यांग ऊर्जा के अस्तित्व को साफ साफ महसूस कर सकती थी। 50 जंग से परे मुहर कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी। उन्होंने सोचा कि यह उनकी खुद की ताकत से संबंधित था। भविष्य में जब उनकी ताकत बढ़ेगी तो मुहर की महसूस करने की सीमा भी बढ़ेगी। ऊंचे आसमान के मंडप में 2-3 घंटे तक तेजी से चलने के बाद कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर उन्होंने लगभग पूरे मंडप का पता लगा लिया था, लेकिन जीवप्ती को अभी भी कुछ नहीं मिला था। ये सोचते हुए, क्योंकि इन चीजों को मुहर द्वारा महसूस किया जा सकता था, वे बहुत मूल्यवान होंगी। भला वे यूं ही सड़क पर कैसे पड़ी होंगी कि वह उन्हें उठा लें? उनका अपना विचार बहुत भोला और हास्यास्पद था। क्या उन्हें फिर से काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला जाना चाहिए? उस पहाड़ी श्रृंखला में यांग गुण वाली कोई चीज जरूर होनी चाहिए, है ना? जब वह इस विचार पर विचार कर ही रहे थे कि क्या ये संभव है, तो अचानक उनकी छाती पर लगी मुहर फिर से गर्म हो गई। जीवप्ती सहज रूप से मुहर की दिशा में चले गए। एपिसोड 34। जीवप्ती त्रिपाठी जैसे ही कुछ दूर चला, उसके सामने एक ऐसी घटी आ गई जिसकी विशालता ने उसे हतप्रभ कर दिया। हवा का एक तेज झोंका आया और वह डगमगा गया, जैसे अभी गिर जाएगा। उसने खुद को संभाला और जब ऊपर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये जगह, ये कैसे हो सकता है? उसके सामने 1000 फुट चौड़ी, अथाह और न जाने कितनी लंबी एक दरार थी। यह ऊंचे आसमान के मंडप का सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्थान था, घुमावदार अजगर घाटी। सोचने वाली बात यह थी कि इस दरार का अस्तित्व ही अपने आप में अजीब था। ऊंचे आसमान के मंडप किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि एक समतल जगह पर स्थित था। इस घाटी को पहाड़ की घाटी कहने के बजाय इसे धरती में एक दरार कहना ज्यादा सही होगा, लेकिन ये दरार कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। घुमावदार अजगर घाटी, ऊंचे आसमान के मंडप का निषिद्ध क्षेत्र। यहाँ की तेज हवा और खतरनाक माहौल के कारण जरा सी भी चूक होने पर इंसान आसानी से नीचे गिर सकता था, और एक बार अगर कोई गिर गया तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। घुमावदार अजगर घाटी वह जगह भी थी जहाँ ऊंचे आसमान के मंडप के गद्दारों को निर्वासित किया जाता था। सैकड़ों सालों से जब भी ऊंचे आसमान के मंडप में कोई अक्षम्य गद्दार होता था तो उसकी खेती को खत्म कर दिया जाता था और उसे घुमावदार अजगर घाटी में निर्वासित कर दिया जाता था। जीवप्ती को यह बात समझ नहीं आ रही थी। अगर वे सच में गद्दार थे तो उन्हें सीधे मार क्यों नहीं दिया जाता? उन्हें निर्वासित क्यों किया जाता था? किसी की खेती को खत्म करके उसे यहाँ फेंकना तो एक तरह से मौत ही थी।
जरूर, गद्दारों को निर्वासित करने के अलावा घुमावदार अजगर घाटी कई प्रेमियों के आत्महत्या करने का पहला विकल्प भी थी। ऊंचे आसमान के मंडप में ऐसी कई कहानियां प्रचलित थीं। इनमें से ज्यादातर दिल को छू लेने वाली कहानियां थीं कि कैसे अपने प्रेमी की मृत्यु के बाद वे जीना नहीं चाहते थे और इसलिए वे घुमावदार अजगर घाटी से कूद गए। ऊंचे आसमान के मंडप के सभी पुरुष शिष्यों के दिलों में ऐसी एक या दो कहानियां छिपी होती थीं जो सही मौका देखकर लड़कियों को सुनाते थे। जैसे ही खूबसूरत महिला उन्हें सुनकर थक जाती, ऊंचे आसमान के मंडप के पुरुष शिष्य अपनी चौड़ी छाती और गर्म भुजाओं का प्रदर्शन करते। ये तरीका बिल्कुल अचूक था, 100 बार सफल होता था। ये दिल को छू लेने वाली कहानियां, न जाने कितनी कोमल और खूबसूरत कहानियां, ऊंचे आसमान के मंडप के पुरुष शिष्यों की पसंदीदा थीं। घुमावदार अजगर घाटी के बारे में ये सारी जानकारी जीवप्ती के दिमाग में घूम रही थी। वह धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ा और उस अथाह घाटी को देखा। वह हैरान था, यहाँ यांग शक्ति कैसे हो सकती है। इसके अलावा यह उस शक्ति से अलग थी जिसे उसने पहले महसूस किया था। नीचे न केवल एक शक्तिशाली यांग शक्ति थी, बल्कि यह यांग शक्ति लगातार ऊपर की ओर फैल रही थी। यहाँ तक कि जब वह घाटी के पास खड़ा था, तब भी जीवप्ती हवा में थोड़ी गर्मी महसूस कर सकता था। ये गर्मी सूरज की शक्ति नहीं थी, बल्कि यह सूरज की शक्ति से अनगिनत गुना शुद्ध थी। कुछ देर सोचने के बाद जीवप्ती बस जमीन पर बैठ गया और कारण के बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने इसे अवशोषित करने की पूरी कोशिश की। यांग युद्ध नीति का अभ्यास करते समय किसी वातावरण में यांग शक्ति की एकाग्रता जितनी अधिक होगी, खेती की गति उतनी ही तेज होगी। अब जब उसके शरीर में जीवन शक्ति की कमी थी, तो असली यांग शक्ति धीरे धीरे घूम रही थी, लेकिन इस यांग शक्ति की मदद से उसकी खेती की गति बहुत तेज होनी चाहिए। शाम हो गई थी और सूरज पश्चिम में ढल रहा था। हालांकि ज्यादा धूप नहीं थी, फिर भी जीवप्ती महसूस कर सकता था कि उसकी खेती की दक्षता कुछ दिन पहले की तुलना में बहुत अधिक थी। एक बार जब उसने खेती शुरू की तो उसने रात भर खेती की। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने अपनी खेती के परिणामों की जांच की। यांग शक्ति और बिना यांग शक्ति में बहुत अंतर था। पहले वह सूरज के नीचे खेती करता था, लेकिन उसे थोड़ी सी जीवन शक्ति की खेती करने में 3 दिन लगते थे। लेकिन अब सिर्फ एक रात में उसने वह हासिल कर लिया था जो उसे 3 दिन में मिला था। दक्षता इतनी ज्यादा थी कि लोग अवाक रह जाते थे। उसके शरीर में जीवन शक्ति भी बढ़ गई थी और अब कुछ दिन पहले की तरह हवा और बारिश में जलती हुई मोमबत्ती जैसी नहीं थी। इसके अलावा जीवन शक्ति के बढ़ने के साथ जीवप्ती ने पाया कि इसे नियंत्रित करना पहले से कहीं ज्यादा आसान था। एक नया दिन था। जीवप्ती ने यांग युद्ध नीति का अभ्यास जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह खड़ा हो गया और आधे घंटे तक संयमित कठोर शरीर के रिकॉर्ड का अभ्यास किया। घुमावदार अजगर घाटी के किनारे जीवप्ती बारिश की तरह पसीना बहा रहा था। हालांकि उसने रात भर खेती की थी, लेकिन वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। इसके बजाय वह पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ था। संयमित कठोर शरीर के रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद जीवप्ती ने सफाई कर्मी का काम पूरा किया। तभी वह घर वापस भागा। किसी भी हाल में उसके 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास लगभग इस्तेमाल हो चुके थे। अगरबत्ती जलाने वाले का फिलहाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बेशक एकमात्र विकल्प यहाँ खेती करना था। मूल रूप से जीवप्ती नीलेश और दूसरों के साथ लड़ने के लिए उन्हें ढूंढना चाहता था, लेकिन यह अजीब था। उस रात के बाद से नीलेश और अन्य ऊंचे आसमान के मंडप से गायब हो गए थे, फिर कभी नहीं दिखे। हालांकि जीवप्ती का उनसे कुछ विवाद था, लेकिन ये कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके साथ उलझना सिर्फ मनोरंजन के लिए और अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए था। उसे रात में उनके अचानक हुए हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसे धमकाया जाता, तो अगर उसके पास बदला लेने की ताकत होती, तो वह भी ऐसा ही करता। घुमावदार अजगर घाटी के पास बैठे हुए जीवप्ती ने उस हवा को नजरअंदाज कर दिया जो एक जीवित व्यक्ति को उड़ाने के लिए काफी थी। एक विचार के साथ उसके शरीर में थोड़ी सी जीवन शक्ति उसकी नसों में इधर उधर घूमती रही, बार बार घूमती रही। जीवन शक्ति के घूमने से एक रहस्यमय शक्ति का जन्म हुआ, जिससे उसकी त्वचा के रोमछिद्र खुल गए। हवा में यांग शक्ति खून की महक सूंघने वाली बिल्ली की तरह थी और उसके शरीर में घुसने के लिए बेचैन थी। पूरा शरीर गर्म महसूस हो रहा था, जैसे वह गर्म पानी में स्नान कर रहा हो। जीवप्ती को इतना आराम महसूस हुआ कि उसका शरीर शांत हो गया। 2 दिन जल्दी से बीत गए। जीवप्ती को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। 2 दिनों की खेती के बाद जीवप्ती के शरीर में जीवन शक्ति बहुत बढ़ गई थी। जीवन शक्ति में यांग प्रज्वलन की एक कोमल शक्ति भी थी। ये यांग युद्ध नीति की खेती की सबसे स्पष्ट विशेषता थी, क्योंकि शरीर में जीवन शक्ति यांग शक्ति को अवशोषित करके बनती थी। ये स्वाभाविक रूप से यांग थी। एपिसोड 35। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें अब भी अपनी एकाग्रता से चमक रही थीं। कुछ ही क्षणों में उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर की जीवन शक्ति पिछले दिनों की तुलना में अधिक घनी और सघन हो गई है। उनकी नसें भी पहले से ज्यादा गर्म हो गई थीं। उन्हें यह आभास हो गया था कि उनकी जीवन शक्ति अब पूर्णता के कगार पर थी। उन्हें पता था कि जब ये शक्ति पूरी तरह से भर जाएगी, तो ये तरल रूप ले लेगी और एक बूंद जीवन द्रव में बदल जाएगी, जो उनके डेंटियन में संग्रहित हो जाएगी। इस जीवन द्रव का उपयोग युद्ध में किया जा सकता था और यह अकल्पनीय प्रभाव डाल सकता था। वह इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब वे अपनी सांसों को नियंत्रित करने की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। ये देखकर जीवप्ती आश्चर्यचकित रह गए। वे अपनी साधना में इतने लीन थे कि उन्हें यह भी पता नहीं चला कि यह व्यक्ति कब आया। वह व्यक्ति जीवप्ती की ओर मुंह किए हुए नहीं था। उसने एक लंबी हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसकी आस्तीनें बेहद सुंदर थीं। उसका शरीर लंबा और सीधा था। उसके बाल तो सफेद थे, लेकिन उसकी बाहें बहुत चमकदार थीं और उसकी ठोड़ी पर एक सुंदर दाढ़ी थी। उसकी उम्र लगभग योगदान मंडप के बूढ़े अनीश जैसी लग रही थी, लेकिन उसका स्वभाव एकदम अलग था। उसे देखते ही जीवप्ती के मन में अमर शब्द आया। ये स्वभाव बूढ़े अनीश के बेईमान और लंपट स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। दोनों की तुलना में एक आसमान था तो दूसरा जमीन।
इस समय वह व्यक्ति एक हाथ पीठ के पीछे रखे हुए और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कुंडली वाले ड्रैगन धारा को नीचे देख रहा था। उसका भाव बहुत ही अजीब था, अजीब और कुछ हद तक जटिल। ये व्यक्ति ज्ञानी और बुद्धिमान था, साथ ही वह बहुत ही कुशल मार्शल आर्ट का बुजुर्ग भी था। जीवप्ती ने तुरंत यह सब अपने मन में सोचा, जल्दी से खड़े हुए और एक शिष्य की तरह सम्मान से अभिवादन करते हुए बोले, शिष्य जीवप्ती त्रिपाठी वरिष्ठ को प्रणाम करता है। जीवप्ती की आवाज से चौंककर उस बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर उन्हें प्यार से देखा और हल्का सा सिर हिलाकर कहा, हाँ। शिष्य आपको किस नाम से पुकारे? हालांकि जीवप्ती जानते थे कि यह व्यक्ति ऊंचे आसमान के मंडप के उच्च अधिकारियों में से एक है, लेकिन उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने इस भ्रम से बचने के लिए तुरंत पूछा। बूढ़े ने सोचा और माथे पर बल डाला, जैसे जीवप्ती ने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया हो। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम मुझे बस 11वें पूर्वज कह सकते हो। 11वें पूर्वज? जीवप्ती को कुछ संदेह हुआ। हालांकि ऊंचे आसमान के मंडप में कुछ पूर्वज थे, लेकिन 11 पूर्वज होना बिल्कुल असंभव था। हालांकि वह आखिर एक पूर्वज थे। जैसा उन्होंने कहा था, जीवप्ती को वैसा ही करना था। उसने तुरंत दोबारा सिर झुकाया, शिष्य 11वें पूर्वज को प्रणाम करता है। 11वें पूर्वज ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। उनका चेहरा और भी अधिक मिलनसार हो गया और उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हो? हाँ, जीवप्ती ने सिर हिलाया। और वह एक जीवन विशेषता वाली मार्शल कला है। हाँ, दूसरा पक्ष बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। वह ये कैसे नहीं समझ सकते थे कि वह यहाँ की जीवन शक्ति को अवशोषित कर रहा था। तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? मैं सिर्फ कुछ दिनों से साधना कर रहा हूँ, तो अभी तक ठीक है। 11वें पूर्वज ने कुछ और सवाल पूछे और जीवप्ती ने एक एक करके उनका जवाब दिया। वह मन ही मन थोड़ा हिल गया। ये पूर्वज सबसे निचले स्तर के शिष्य के लिए इतने मिलनसार और दयालु थे। दूसरों के लिए उन पर अच्छा प्रभाव पड़ना आसान था। 11वें पूर्वज को इतना मिलनसार देखकर जीवप्ती के मन में अचानक एक सवाल आया और उन्होंने कहा, 11वें पूर्वज, शिष्य यहाँ कई दिनों से साधना कर रहा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। ओह, बताओ। 11वें पूर्वज अचानक उत्सुक हो गए। इस कुंडली वाले ड्रैगन धारा की तलहटी से जीवन शक्ति क्यों बह रही है? 11वें पूर्वज मुस्कुराए, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि नीचे एक जीवन विशेषता वाला खजाना है। जीवप्ती को नहीं पता था कि वह हंसे या रोए। वह इस तरह की बात का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि नीचे क्या था। क्या तुम जानते हो कि यह कुंडली वाले ड्रैगन धारा कैसे बना था? 11वें पूर्वज ने अचानक एक असंबंधित सवाल पूछा। हालांकि जीवप्ती को पता नहीं था कि 11वें पूर्वज का क्या मतलब था, लेकिन उसने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। 11वें पूर्वज ने कुंडली वाले ड्रैगन धारा को देखा और धीरे धीरे कहा, यह धारा तलवार के एक ही वार से बनी थी। जीवप्ती का दिल हिल गया। कुंडली वाले ड्रैगन धारा 1000 फीट से अधिक चौड़ा और अथाह गहरा था। क्या ये सचमुच एक ही तलवार के वार से बना था? अगर कोई और उसे यह बताता तो जीवप्ती को यकीन नहीं होता, लेकिन सामने खड़े 11वें पूर्वज के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। लेकिन आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह का शक्तिशाली तलवार का वार कर सकता था? वह व्यक्ति किस क्षेत्र में था? कुछ 100 साल पहले ऊंचे आसमान के मंडप यहाँ मौजूद नहीं था। 11वें पूर्वज की आंखें गहरी थीं और वह धीमी आवाज में बोले। जीवप्ती को पता था कि यह पूर्वज उसे कोई अज्ञात रहस्य बताने जा रहे हैं, इसलिए उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुना। जब संस्थापक यहाँ से गुजर रहे थे तो उनका सामना एक शक्तिशाली दानव से हुआ और दोनों ने यहाँ लड़ाई की। लड़ाई का विवरण किसी को नहीं पता, लेकिन लड़ाई के अंत में दानव को लगा कि वह संस्थापक का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपनी तलवार से वार किया। जैसे ही उन्होंने बोला, 11वें पूर्वज ने कुंडली वाले ड्रैगन धारा के पूर्व और पश्चिम की ओर एक रेखा खींची। एक ही वार से कुंडली वाले ड्रैगन धारा बन गया। दानव धारा के नीचे भाग गया और संस्थापक ने उसका पीछा किया। बहुत प्रयास करने के बाद अंत में उसे मार डाला। हालांकि दानव की ताकत बहुत ज्यादा थी। हालांकि वह मर गया, संस्थापक को चैन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने यहाँ ऊंचे आसमान के मंडप की स्थापना की और कई दशकों तक इसकी रखवाली की। ये पुष्टि करने के बाद कि अब कोई खतरा नहीं है, वह चले गए। यही ऊंचे आसमान के मंडप का मूल है। कुंडली वाले ड्रैगन धारा यहाँ सैकड़ों सालों से है और यहाँ बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। बाद में कई पापी शिष्यों को इस जगह पर निर्वासित कर दिया गया, इसलिए यह संभव है कि यहाँ किसी तरह का जीवन विशेषता वाला खजाना पैदा हुआ हो। यही कारण है कि तुम यहाँ से जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकते हो। जीवप्ती ने सिर हिलाया और संदेह से पूछा, क्या 11वें पूर्वज भी उस खजाने को देखने के लिए यहाँ आए हैं? मैं 11वें पूर्वज का भाव अजीब था और उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया, मैं खजाने को देखने नहीं आया हूँ, मैं एक व्यक्ति को देखने आया हूँ। एक व्यक्ति को देखने? 11वें पूर्वज मुस्कुराए और कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए यहीं रुकते हैं। अच्छी तरह से साधना करो, लेकिन नीचे जाने के बारे में सोचना भी मत। वहां इतने खतरे हैं कि मैं भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता। ये कहकर 11वें पूर्वज चले गए। जीवप्ती का दिल कई विचारों और संदेहों से भर गया था, लेकिन वह उन्हें अपने तक ही रख सका। थोड़ा सा अपना मन शांत करके जीवप्ती ने अपनी सत्य जीवन रणनीति का अभ्यास जारी रखा। अब जब वह अपनी सत्य जीवन रणनीति का अभ्यास कर रहा था, तो जीवन शक्ति को अवशोषित करने की उसकी गति पहले की तुलना में कई गुना तेज हो गई थी। कुछ घंटों बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक महसूस किया कि उनकी नसें सूज गई हैं, यहाँ तक कि उनका डेंटियन भी भर गया था। यह ऐसा था जैसे उन्होंने एक ही बार में बहुत ज्यादा खा लिया हो और पेट पूरी तरह से भर गया हो। क्या वह जल्द ही भर जाएगा? जीवप्ती को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह खुश हुआ और उसने और भी अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। आधे घंटे बाद उनकी नसों और डेंटियन की शक्ति अचानक हल्की हो गई और सूजन का एहसास गायब हो गया। उनकी नसों में मौजूद सारी जीवन शक्ति डेंटियन में बह गई और एक गर्म तरल की बूंद चुपचाप बन गई, जो डेंटियन में टपक रही थी। जीवप्ती ने एक हल्की टपकने की आवाज भी सुनी।
जीवन द्रव। उन्होंने आखिरकार अपने जीवन द्रव की पहली बूंद बना ली थी। एपिसोड 36। जीवप्ती त्रिपाठी ने अभी तक अपनी दैवीय चेतना विकसित नहीं की थी, लेकिन फिर भी वह अपने शक्ति केंद्र के भीतर अमृत रस की एक बूंद को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बस एक विचार से अमृत रस उसके नियंत्रण में था। अमृत रस का उपयोग युद्ध में किया जा सकता था, लेकिन जीवप्ती ने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया था। वह जानता था कि इसे कैसे बदला जाए, इसके लिए उसे वास्तविक युद्ध में अपने कौशल को निखारने का अवसर ढूंढना था। यह अनुभव गूढ़काली पुस्तक से नहीं सीखा जा सकता था। हालांकि उसने कई दिनों तक बहुत कष्ट सहा था, लेकिन अब जब उसने अमृत रस की एक बूंद को जमा कर लिया था, तो जीवप्ती को तुरंत संतुष्टि महसूस हुई। एक उत्तेजना के साथ वह फिर से कड़ी मेहनत करने लगा और कुंडलीदार नाले के किनारे रात का अधिकांश हिस्सा खेती करने में बिताया। आधी रात में जब वह जागा तो उसने अपनी साधना जारी नहीं रखी। इन दिनों वह बिना सोए और खाने की परवाह किए बिना खेती कर रहा था। हालांकि वह बहुत मजबूत हो गया था, लेकिन इससे उसके शरीर पर भी बहुत बोझ पड़ गया था। साधना के मार्ग पर किसी को काम और आराम दोनों करने चाहिए, ताकि कोई छिपा हुआ खतरा न हो। खड़ा होकर अपनी जांघों को थपथपाते हुए जीवप्ती हल्के कदमों से अपनी छोटी लकड़ी की झोपड़ी की ओर चला। झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था, जिससे जीवप्ती थोड़ा उलझन में था, क्योंकि उसे याद था कि उसने जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हुए और धीरे से दरवाजा खोलते हुए जीवप्ती ने अंदर झांका, लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों में आया उससे वह अचानक वहीं जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे दृश्य को किसी चित्र से लिया गया हो। यह एक सपने जैसा था, इतना अवास्तविक। अपनी छोटी लकड़ी की झोपड़ी में एकमात्र छोटे बिस्तर पर एक व्यक्ति सो रहा था, एक महिला। छत के कई छेदों से चांदनी अंदर आ रही थी, जो लकड़ी के बिस्तर पर लेटी महिला को रोशन कर रही थी। चांदनी के नीचे जीवप्ती ने देखा कि महिला के हाथ उसके सपाट पेट पर एक साथ मुड़े हुए थे। उसकी ऊंची छाती स्थिर सांस के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। चांदनी के नीचे महिला की गर्दन पर त्वचा बर्फ की तरह पारदर्शी थी। उसके काले बाल नर्म रूप से बिखरे हुए थे, जो उसके नाजुक कंधों पर टिके थे, और उसके नाजुक कान एक अलग तरह का प्रलोभन दे रहे थे। चूंकि वह लेटी हुई थी, इसलिए इस महिला के पतले पैर, पतली कमर और भरे हुए नितंब जीवप्ती की आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहे थे। वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वह एक पतले घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसका उज्ज्वल और साफ माथा एक नीले रत्न से सजा हुआ था। यह एकमात्र गहना था जो महंगा नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से उसकी शीतलता और पवित्रता को उजागर करता था। धुंधली चांदनी ने उसमें एक मोहक सुंदरता जोड़ दी थी। वह चंद्र महल से उतरी हुई एक परी जैसी थी। उसके शरीर पर एक भी दोष नहीं था, और उसका एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिससे दिव्य कुलीनता न झलकती हो। वह शांति से वहां लेटी थी, जैसे कि वह कभी नहीं जागेगी। अनजाने में जीवप्ती को अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। जीवप्ती एक भावुक व्यक्ति नहीं था, लेकिन आज इस काव्यात्मक और सुंदर दृश्य ने उसे गहराई से छू लिया। यहाँ तक कि समय के बीतने और दशकों के बीतने के साथ भी ये दृश्य शायद कभी नहीं भूला जाएगा। किसी कारणवश जीवप्ती चुपचाप उसके पास चला गया, अपनी सांस और दिल की धड़कन को दबाकर, ताकि उसे परेशान न कर सके। बिस्तर के किनारे पहुंचकर जीवप्ती ने लगभग 10 फीट की दूरी से उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। और हाँ, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, यह महिला वास्तव में वही वरिष्ठ बहन थी जो उस दिन योगदान मंडप में उससे टकराई थी। जब उसने घूंघट देखा तो उसने हल्के से अनुमान लगाया कि वह कौन थी, लेकिन उस समय उसमें इतनी अप्राप्य और अभेद्य पवित्रता नहीं थी। वह केवल डरपोक और शर्मीली थी, शुद्ध और प्यारी थी। छत में छेदों को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाते हुए जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया। ये छेद जो ठीक नहीं किए गए थे, उन्होंने आज एक अच्छा काम किया था। ये हंसी बिस्तर पर लेटी शांत उदयवीर सिंह को चौंका गई। जब जीवप्ती ने फिर से अपना सिर नीचे किया तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि यह वरिष्ठ बहन उसे चौड़ी आंखों से घूर रही थी। उन चमकदार आंखों में पहले कुछ भ्रम और गुस्सा दिखा, लेकिन जल्द ही शर्म आ गई। पलक झपकते ही शांत उदयवीर सिंह के छोटे कान फिर से लाल हो गए। सौभाग्य से रात थी, हालांकि चांदनी थी। जीवप्ती साफ साफ नहीं देख पा रहा था, इसलिए शांत उदयवीर सिंह थोड़ी शर्मिंदगी से बच गई। वे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, एक बिस्तर पर और एक बिस्तर के नीचे। जीवप्ती संदेह से भरा था, लेकिन शांत उदयवीर सिंह खुद को बेहोश करने के लिए थप्पड़ मारना चाहती थी। उसका दिल उलझा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी लापरवाह होगी और यहाँ सो जाएगी। अहम। जीवप्ती हल्के से खांसा, खुद को अधिक मिलनसार दिखाने की कोशिश करते हुए। उसने पूछा, मैं इस वरिष्ठ बहन को कैसे संबोधित करूं? यह अज्ञात था कि क्या यह उसकी भावनाओं में उतार चढ़ाव के कारण था या कुछ और, लेकिन जीवप्ती की आवाज काफी अलौकिक लग रही थी। आधी रात में जब एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में अकेले थे, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा था। वह वाक्य ऐसा लग रहा था जैसे पूछ रहा हो, मैं इस युवती को कैसे संबोधित करूं? यह एक पूरी तरह से लंपट का लहजा था। शांत उदयवीर सिंह का चेहरा खून की तरह लाल था, लेकिन फिर भी वह आरक्षित तरीके से बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसने अपने बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, मेरा उपनाम शांत है। शांत उदयवीर सिंह को अपना नाम कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि आज बहुत शर्मिंदगी हुई है। तो यह वरिष्ठ बहन शांत है। वरिष्ठ बहन शांत, आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? अगर कोई बात नहीं होती तो ऐसी स्वर्ग से उतरी हुई सुंदरता उसके जर्जर छोटे लकड़ी के घर में क्यों आती? जीवप्ती का सवाल सुनकर शांत उदयवीर सिंह को अपना उद्देश्य याद आया। उसने जल्दी से अपने बगल से एक पैकेट निकाला और शांत हो गई। उसने कहा, आज दोपहर काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला के तलहटी से एक शिकारी आपको ढूंढने आया था, लेकिन आप लालटेन जलाने के समय तक वापस नहीं आए। मैंने देखा कि उसे वापस जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं उससे पूछने गई। उस शिकारी ने आपके जीवन को बचाने के लिए आपको धन्यवाद दिया और मुझे ये पैकेट आपको देने के लिए कहा। उसने कहा कि जब उसे समय मिलेगा तो वह व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करेगा। उसे यह कहते हुए सुनकर जीवप्ती तुरंत समझ गया कि वह व्यक्ति कौन था। शिकारी ज्ञानचंद। पिछली बार जब वह जड़ी बूटियां लेने काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला गया था, तो उसने पिता और पुत्र को बचाया था। जीवप्ती ने पैकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया और सिर हिलाया।
तो ऐसी बात है। शांत उदय वीर सिंह ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और चुपचाप उसे देखा। उसने कहा, मुझसे यहाँ आपका इंतजार करने के लिए कहा गया था। मैं इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इंतजार किया। इंतजार करते करते मैं सो गई। ये बात जोर से कहना वाकई शर्मनाक था। ऐसा लग रहा था कि उसने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया है। इसके अलावा वह किसी और के बिस्तर पर सोई भी थी। जीवप्ती को पहले ही पता चल गया था कि आज क्या हुआ था। वह हंसा और कहा, वरिष्ठ बहन, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। अगली बार छोटा भाई निश्चित रूप से जल्दी वापस आएगा। शांत उदय वीर सिंह को नहीं पता था कि यह उसकी कल्पना थी या दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा कहा था। वैसे भी ये शब्द सही नहीं लग रहे थे। यह एक पति की तरह लग रहा था जो बाहर जाने से पहले अपनी पत्नी से वादा कर रहा हो। अपने होठों को हल्के से काटते हुए शांत उदय वीर सिंह ने कुछ असंतोष के साथ कहा, आप जल्दी वापस आते हैं या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पैकेट दे दिया है तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर उसने अपनी कमर मोड़ी, अपने पैर थपथपाए और गायब हो गई। कमरे में और एक निश्चित व्यक्ति की नाक की नोक पर केवल एक खुशबू बाकी रह गई थी। ये वरिष्ठ बहन शांत सचमुच शर्मीली थी। अभी अभी हुए दृश्य के बारे में सोचते हुए जीवप्ती को थोड़ा गर्म महसूस हुआ। वह अपनी इंद्रियों में वापस आया और ज्ञानचंद द्वारा छोड़ा गया पैकेट खोला। जीवप्ती को अंदर 2 नीले रंग के कपड़े मिले। ये कपड़े सुई धागे से एक एक करके सिले गए थे। सुई और धागा घनी तरह से भरे हुए थे और हस्तकला बहुत नाजुक थी। जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि इसे ज्ञानचंद की पत्नी ने बनाया था। ज्ञानचंद बहुत विचारशील था। पिछली बार जब वह पुष्पपन की मकड़ा से लड़ रहा था तो उसके कपड़े दानव जानवर द्वारा फाड़ दिए गए थे। इसी वजह से वह आज उसके लिए 2 सेट कपड़े लाया था। जीवप्ती हल्का सा मुस्कुराया, चीजों को रख दिया और फिर बिस्तर पर लेट गया। उस रात जीवप्ती बहुत गहरी नींद सोया। एपिसोड 37। अगले दिन जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें दरवाजे पर हुई एक दस्तक से खुलीं। जब वह उठे और दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। बस एक जाना पहचाना चेहरा तेजी से दूर भाग रहा था। वह अनूप सिंह था। यह आदमी क्या कर रहा है? जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा उलझन में थे। उनकी उलझन तभी दूर हुई जब दरवाजे के पास जमीन पर उन्हें एक पत्र मिला। झुककर उन्होंने उसे उठाया और खोला। पत्र पढ़ते ही जीवप्ती त्रिपाठी को हंसी आ गई। पत्र पर कुछ शब्द थे और वे ताजे खून से लिखे हुए थे। भाई, बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। आपका छोटा भाई आपको बहुत याद कर रहा है। इसीलिए मैंने आपको काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आशा करता हूं कि भाई हमें निराश नहीं करेंगे। आपका छोटा भाई नीलेश। ये शब्द गहरे लाल रंग के थे और सचमुच ताजे खून से लिखे हुए थे। पता नहीं ये चिकन का खून था या किसी और चीज का। जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि नीलेश खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। सबसे नीचे एक और पंक्ति लिखी थी। ये पिछली पंक्ति से बहुत अलग थी और बहुत ही अशिष्ट और सीधी सादी थी। दम है तो आ जाओ। ये 4 शब्द एक शक्तिशाली आभा के साथ लिखे गए थे और कलम की नोक में हड्डियों तक की दुश्मनी थी। ये पूरी तरह से एक चुनौती थी। नीलेश को शायद डर था कि उसकी चुनौती को जीवप्ती त्रिपाठी नजरअंदाज कर देंगे, इसीलिए उसने अंत में ये पंक्ति जोड़ दी थी। युवा लोग आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं। नीलेश ने इसका कई बार अनुभव किया था। वह इन मामलों में एक डॉक्टर बन चुका था और उसे बहुत अनुभव था। खूनी पत्र को हाथ में पकड़े हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। जीवप्ती त्रिपाठी ने नीलेश की इस चुनौती को दिल पर नहीं लिया। शायद नीलेश के दिल में उनके प्रति गहरी दुश्मनी थी, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उन दोनों के मन की स्थिति अलग अलग थी। जीवप्ती त्रिपाठी के लिए ये बस एक ऐसी परीक्षा थी जिससे वह अपनी साधना के नतीजों को परख सकते थे। हालांकि नीलेश के साथ उनकी पहली मुलाकात कुछ बुरी रही थी और नीलेश बार बार उनसे झगड़ा करने आता था, पर जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि नीलेश असल में एक बुरा इंसान नहीं था। वह बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। अगर आप इस तरह के व्यक्ति के साथ अच्छे हैं तो वह भी आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप उसके साथ अच्छे नहीं हैं तो वह एक दीमक की तरह आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से जीवप्ती त्रिपाठी ने नीलेश और उसके दोस्तों को नहीं देखा था। वे शायद उनसे छिप रहे थे, लेकिन अब कुछ कारणों से अचानक उसमें उसे हराने का आत्मविश्वास आ गया था और इसीलिए वह उसे चुनौती देने आया था। शुरुआत में जीवप्ती त्रिपाठी ने नीलेश पर ध्यान न देने का फैसला किया था। हालांकि जब वह अपने कमरे की साफ सफाई कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि वह एक बार उससे मिल ही लेते हैं। नीलेश निस्संदेह एक धोखेबाज इंसान था। उसने चुनौती देने के लिए संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी पसंद से चुनौती दी। वह शायद उसे घेरने की योजना बना रहा था। उसने जो जगह चुनी थी वह भी साफ थी। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला काले हवा की पहाड़ी के तल पर स्थित थी। यह एक चीड़ का जंगल था। वहां जाल बिछाने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। हालांकि उनके समूह में काफी लोग थे, लेकिन सिर्फ नीलेश ही संयमित कठोर शरीर के 9वें स्तर पर पहुंचा था। अनूप सिंह संयमित कठोर शरीर के 7वें स्तर पर था, जबकि बाकी लोग संयमित कठोर शरीर के 5वें या 6ठे स्तर पर थे। जीवप्ती त्रिपाठी को नहीं पता था कि वह इस तरह के विरोधियों से निपट पाएगा या नहीं। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी को अपनी साधना को परखने के लिए एक सही युद्ध की जरूरत थी। ये संप्रदाय के सदस्यों के बीच के युद्ध से अलग था। इस समय नीलेश और उसके दोस्त आसमानी मीनार से काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला तक के रास्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। समूह ने कोई घात नहीं लगाया था, बल्कि साहस के साथ वहां खड़े थे। कुछ दिन पहले की घटना को याद करके जब उन पर अचानक हमला किया गया और वे बेहोश हो गए थे, नीलेश का चेहरा और भी बदसूरत हो गया था। उस रात उसे पता नहीं था कि क्या हुआ। जो दोस्त जीवप्ती त्रिपाठी की झोपड़ी में गए थे वे अचानक बेहोश हो गए थे। सब कुछ इतना अजीब तरह से हुआ था। वे अगली सुबह ही उठे थे। हालांकि गर्मियों का समय था और अगर वे जंगल में सोते भी तो उन्हें ठंड नहीं लगती, लेकिन वे मच्छरों को नहीं झेल पाए थे। जब वे उठे तो उन्हें लगा कि उनके शरीर पर सैकड़ों छाले हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि मच्छरों ने उनका कितना खून चूस लिया था।
अगले कुछ दिनों तक नीलेश और उसके दोस्त बिस्तर पर पड़े रहे। वे बेहद कमजोर हो गए थे। कुछ दिन पहले जब वे ठीक हुए तो नीलेश के नेतृत्व में सभी दोस्त आसमानी मीनार से भाग गए थे। जब वे जीवप्ती त्रिपाठी को परेशान नहीं कर सकते थे तो वे उससे छिप क्यों नहीं सकते थे। ये कल तक नहीं था कि अनूप सिंह ने एक नया मार्शल स्किल सीखा जिससे नीलेश की बदला लेने की इच्छा फिर से जाग उठी। यही वजह थी कि अनूप सिंह ने जीवप्ती त्रिपाठी को काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में लड़ने के लिए चुनौती भेजी। उन्होंने संप्रदाय के अंदर चुनौती क्यों नहीं दी, इसका कारण ये था कि नीलेश को नहीं लगता था कि अनूप सिंह जीतेगा। अगर अनूप सिंह फिर से हार गया तो वे सब मिलकर जीवप्ती त्रिपाठी को मारेंगे। वे संप्रदाय के नियमों और नैतिकता की परवाह नहीं करेंगे। वे बस जीवप्ती त्रिपाठी को तब तक मारेंगे जब तक कि वह सुअर के सिर जैसा न हो जाए। अगर वे अपना ये गुस्सा नहीं निकाल पाते तो वे घबरा जाते। जब वह ये सोच रहा था तभी अनूप सिंह वहां पहुंचा। नीलेश ने पूछा, क्या तुमने उसे पत्र दे दिया? उसकी आंखों में क्रूरता थी। अनूप सिंह ने जवाब दिया, हाँ। बहुत अच्छा, अब उस कमीने के आने का इंतजार करते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने और जीवप्ती त्रिपाठी को न देखकर नीलेश बेचैन हो गया। वह इधर उधर टहला और कहने लगा, क्या ऐसा तो नहीं कि उस कमीने में आने की हिम्मत ही नहीं है? जैसे ही उसने ये कहा अनूप सिंह ने अचानक कहा, युवा स्वामी पटेल, कोई आ रहा है। नीलेश की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि जीवप्ती त्रिपाठी सचमुच मरने आया है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह जीवप्ती त्रिपाठी नहीं था। अनूप सिंह ने उन लोगों के समूह को देखते हुए कहा, युवा स्वामी पटेल, ये लोग तूफानी घर के हैं। उनका नेतृत्व करने वाला चेन शाओफैंग लगता है। चेन शाओफैंग। नीलेश का चेहरा ठंडा हो गया। उसने सिर उठाया और देखा कि चेन शाओफैंग लोगों के समूह का नेतृत्व करते हुए आ रहा था। युवा स्वामी पटेल, क्या हम उनसे बचकर निकलें? अनूप सिंह ने झिझकते हुए पूछा। वह जानता था कि नीलेश और इस चेन शाओफैंग के बीच बहुत झगड़े थे। ये दोनों अपने अपने संप्रदाय के मुखिया थे। पिछले कुछ सालों में वे कई बार भिड़ चुके थे और जीत हार चुके थे। अगर वे अब मिलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ तकरार होगी। किससे बचें? नीलेश ने ठंडी सांस ली। क्या उसे यह अधिकार है कि वह मुझे रास्ता दे? अनूप सिंह ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि यह मामला सम्मान का है। युवा स्वामी पटेल इतना मजबूत इंसान था, वह क्यों पीछे हटेगा? हालांकि दूसरी तरफ बहुत लोग थे। अगर वे लड़ते तो उसे डर था कि उसकी तरफ कमजोर पड़ जाएगी। जब वे बात कर रहे थे चेन शाओफैंग ने दूर से ही नीलेश को देख लिया था। तुरंत उसका चेहरा खुशी से भर गया। उसने अपने पीछे के लोगों से कुछ कहा और अपनी चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दोनों समूहों की मुलाकात हुई। जिस रास्ते पर नीलेश और अन्य लोग खड़े थे वह ऊंचे आसमान के मंडप से काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला तक का एकमात्र रास्ता था। हालांकि ये तूफानी घर से भी काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला तक जाने का एकमात्र रास्ता था। यह एक 4 रास्ता वाला चौराहा था। एक रास्ता ऊंचे आसमान के मंडप की तरफ जाता था, एक रास्ता तूफानी घर की तरफ और एक रास्ता ब्लड ग्रुप की तरफ। नीलेश और उसके दोस्त चेन शाओफैंग का रास्ता रोक रहे थे। मैं सोच रहा था कि कौन इतना अंधा है। तो यह नीलेश था। चेन शाओफैंग आगे बढ़ा और नीलेश को तिरस्कार की नजर से देखा। उसकी आवाज कुछ अजीब थी। नीलेश ने अपनी आंखें घुमाई और अभी भी एक भाले की तरह वहीं खड़ा रहा। उसका जवाब देने का भी मन नहीं था। इस तरह की अनदेखी से चेन शाओफैंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हे, छोटे भाई चेन, दूसरे तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। एक प्यारी हंसी सुनाई दी। यह आवाज साफ और मधुर थी। ये सुनने में बहुत सुखद थी, लेकिन इसने लोगों को एक परित्याग का एहसास दिया। सुमित पटेल ने आवाज का पीछा किया और उस तरफ देखा। उसने चेन शाओफैंग के पीछे से एक आकर्षक जवान लड़की को देखा। यह जवान लड़की ढीले टॉप पहने हुए थी। उसका आधा गुलाबी कंधा खुला था जो चीनी मिट्टी की तरह आकर्षक चमक रहा था। उसकी स्कर्ट उसके उठे हुए नितंबों को ढक रही थी, जिनमें से आधा सफेद और पतला था। उसके हाथीदांत जैसे पैर छोटे और सुंदर थे और उसकी 10 चमकदार और चिकनी उंगलियां बहुत आकर्षक थीं। एपिसोड 38। नदी और झीलों का शहर हमेशा से ही रहस्यमय और रोमांचक रहा है। यहाँ की हर कहानी में एक नया मोड़ आता है और आज की शाम भी कुछ ऐसी ही थी। एक तरफ से हवा के तेज झोंके आते तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से ठंडी हवा टकराती। ऐसे में ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य अपनी राह पर चल रहे थे, काले बेर का शहर की ओर। नीलेश और उसके साथी जैसे ही काले बेर का शहर से कुछ दूर पहुंचे उनकी नजरें एक लड़की पर टिक गईं। उसकी उम्र लगभग नीलेश के बराबर ही थी, लेकिन उसके चलने का अंदाज अलग था। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाती उसकी कमर 3 बार झुकती और उसके शरीर से एक खास तरह की मादकता झलक रही थी। उसकी छाती भी तेज झूल रही थी, जिससे देखने वालों की नजरें उसी पर ठहर जातीं। इतनी कम उम्र में भी उसमें एक परिपक्व स्त्री का स्वभाव था, लेकिन ये स्वभाव पूरी तरह से पका हुआ नहीं था, जिससे वह थोड़ा अजीब लग रहा था। रेशमा। उस लड़की को देखकर नीलेश का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उस लड़की के शरीर पर घूम रही थीं और उसने जोर से लार निगल ली। अगर नीलेश की यह हालत थी तो अनूप सिंह और बाकी साथियों का तो और भी बुरा हाल था। उनकी आंखें टिड्डियों की तरह रेशमा के शरीर से चिपकी हुई थीं, उस सुंदर काया पर टिकी हुई थीं। उनकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। हालांकि नदियों और झीलों का शहर के लोग छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन रेशमा जैसी पोशाक पहनी हुई एक लड़की बहुत ही दुर्लभ थी, खासकर जब वह केवल 15 या 16 साल की लड़की थी। उसकी त्वचा कोमल थी और उसका शरीर किसी भी युवक के लिए बेहद खतरनाक था। अनूप सिंह और बाकी साथी अपनी जवानी के चरम पर थे, पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए थे। अचानक ऐसा रोमांचक दृश्य देखकर उनकी मनोदशा को समझा जा सकता था। एक अजीब सी मुस्कान। ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों की यह बेशर्मी भरी नजरें रेशमा को परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि वह इसका आनंद ले रही थी। उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और मोहक अंदाज में हंसते हुए बोली, तो छोटे भाई सुमेध अपनी बड़ी बहन को जानते हैं? नीलेश ने तुरंत खांसकर अपनी नजरें हटा ली। उसका चेहरा कुछ लाल हो गया था। बेशक मैं जानता हूँ।
राजकुमार राणा तूफानी भवन के संयमित कठोर शरीर के शिष्यों का नेता था और यह रेशमा रक्त समूह के संयमित कठोर शरीर के शिष्यों की नेता थी। इस लड़की की पहचान भी असाधारण थी, वह रक्त समूह के नेता की सबसे छोटी बेटी थी। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी। रक्त समूह के सरदार हुमैन उसकी परवाह नहीं करते थे और उसे बाहर परेशानी खड़ी करने देते थे। हालांकि यह रेशमा युवा थी, लेकिन उसके पास अनगिनत आशिक थे। लेकिन आज वह राजकुमार राणा के साथ क्यों थी? क्या हो सकता है कि बाद वाला भी उसका मेहमान था? ये सोचकर नीलेश को राजकुमार राणा से जलन भी हुई और वह खुद भी लापरवाह महसूस करने लगा। राजकुमार राणा की महिलाओं के साथ किस्मत को देखकर वह ईर्ष्या से भर उठा और खुद को एक लड़की के वश में देखकर वह बेफिक्र हो गया। इस विचार के साथ नीलेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जब उसने राजकुमार राणा को फिर से देखा तो उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी। यह नजर राजकुमार राणा को बहुत असहज कर रही थी। इसके अलावा ऊंचे आसमान के मंडप के समूह की आंखें अभी भी रेशमा पर थीं, जिससे राजकुमार राणा और भी असहज हो गया। तुरंत वह कुछ कदम आगे बढ़ा और रेशमा के सामने खड़ा हो गया। ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों की बेशर्मी भरी नजरों को रोक दिया। इस लापरवाही भरे कार्य से रेशमा ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और हंस पड़ी। नीलेश, अपने लोगों को रास्ते से हटने के लिए कहो। राजकुमार राणा का चेहरा उदास था और उसने शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की। नीलेश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हमारा रास्ता अलग अलग है। क्या हम यहाँ खड़े होकर तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं? हाँ। राजकुमार राणा का चेहरा और भी उदास हो गया। अगर मैं नहीं हटूं तो क्या? नीलेश ने जवाब दिया। उन दोनों के बीच एक दो दिन की दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वे एक दूसरे के तरीकों से काफी परिचित थे। नीलेश उससे कैसे डर सकता था? छोटे भाई राजकुमार, छोटे भाई सुमित का यहाँ खड़े रहना कोई मायने नहीं रखता। हम बस थोड़ा घूम कर जा सकते हैं। कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेगा। रेशमा अचानक बीच में बोली। ऐसा लग रहा था कि वह उनकी मदद कर रही है, लेकिन वास्तव में वह आग भड़का रही थी। लड़ाई का मैदान। नीलेश ने मन ही मन उस चुड़ैल को शाप दिया। इस औरत का दिमाग सच में कपटी था। रक्त समूह के सदस्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से चाहती थी कि ऊंचे आसमान के मंडप और तूफानी भवन एक दूसरे से लड़ें। राजकुमार राणा ने रेशमा की बात सुनी और उसका हिचकिचाता हुआ भाव दृढ़ हो गया। उसने उपहास किया, अगर तुम रास्ते से नहीं हटते तो तुम पछताओगे। चूंकि वह रेशमा के सामने दिखावा करना चाहता था, तो राजकुमार राणा कैसे सहन कर सकता था? रेशमा के होंठ मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उसने दिलचस्पी से उन दोनों को देखा। फिर वह बिना कोई निशान छोड़े कुछ कदम पीछे हट गई। अगर हिम्मत है तो कोशिश करो। नीलेश ने राजकुमार राणा पर उपहास किया। अनूप सिंह और बाकी सभी लोग आगे बढ़े और उसके पीछे खड़े हो गए। तुमने ही यह सब मांगा है? राजकुमार राणा अचानक हंस पड़ा। उसने अपना हाथ हिलाया और अपने पीछे के लोगों से कहा, लड़ो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राजकुमार राणा नीलेश के सामने दौड़ा और नीलेश के चेहरे पर मुक्का मारा। नीलेश ने उपहास किया और एक हथेली से हमले का सामना किया। जब मुक्का और हथेली टकराए तो नीलेश को खुद को स्थिर करने से पहले कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके विपरीत राजकुमार राणा का चेहरा शांत था और उसका शरीर भी नहीं हिला। तुम प्रारंभिक तत्व चरण में पहुंच गए। नीलेश का रंग बहुत बदल गया। अभी अभी के हमले में वह राजकुमार राणा के मुक्के से जीवन शक्ति के निशान महसूस कर सकता था। अपने स्वयं के मुक्के की तुलना में जो संयमित कठोर शरीर के 9वें चरण में था, उसके शरीर के भीतर जीवन शक्ति बहुत सघन थी। ये स्पष्ट रूप से एक ताकत थी जो केवल प्रारंभिक जीवन चरण में पहुंचने के बाद ही प्रदर्शित की जा सकती थी। जीवप्ती त्रिपाठी का आगमन। राजकुमार राणा हंसते हुए नीलेश की ओर दौड़ा। नीलेश, तुमने और मैंने एक ही दिन प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन लोगों के बीच अंतर होता है। अब से तुम, नीलेश, केवल मेरे कदमों का पीछा कर सकते हो। मुझे पार करने के बारे में कभी मत सोचो। नीलेश का चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल कड़वाहट से भर गया। राजकुमार राणा द्वारा पार किए जाने की यह भावना जीवप्ती त्रिपाठी द्वारा अपमानित होने से भी अधिक नाराज करने वाली थी। पलक झपकते ही राजकुमार राणा पहले ही पहुंच चुका था। नीलेश को होश आया, लेकिन वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपनी संयमित कठोर शरीर के 9वें स्तर की ताकत को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, लेकिन फिर भी वह राजकुमार राणा के हमले को नहीं रोक पाया। इससे पहले कि जीवप्ती त्रिपाठी काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला तक पहुंचे, उसने दूर से लड़ाई की आवाज सुनी। यह अनूप सिंह और अन्य लोगों के शाप और चिल्लाने के साथ मिला हुआ था। उनकी आवाजें अपमान और दुख से भरी हुई थीं। कुछ देर सुनने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। नीलेश और उनके साथियों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ये देखकर जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी गति तेज कर दी। जब वह 4 रास्ते के चौराहे पर पहुंचा तो वह नीलेश को खून से भरी नाक और सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर पड़ा हुआ देखकर चौंक गया। अनूप सिंह और अन्य लोग भी नीलेश के चारों ओर जमा हो गए थे, उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे और उनकी समग्र ताकत अनूप सिंह के समूह से अधिक थी। ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य खुद का ख्याल भी नहीं रख सकते थे, तो वे नीलेश को कैसे बचा सकते थे? जीवप्ती त्रिपाठी का फैसला। क्या तुम हार मानते हो? राजकुमार राणा ने नीलेश की आंख में मुक्का मारा। नीलेश की आंख का कोना फट गया था। मैं हार मानता हूँ, अपने 18 पीढ़ियों के पूर्वजों की हार। नीलेश ने राजकुमार राणा के चेहरे पर खून थूक दिया। क्या तुम हार मानते हो? एक और मुक्का नीलेश के गाल पर लगा, जो अब सूजा हुआ था। मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारी 18 पीढ़ियों की दादी की हार मानता हूँ। नीलेश हाँफ रहा था, लेकिन उसका मुंह सख्त था। क्या तुम हार मानते हो? तुम्हारी दादी के पिछवाड़े की हार। राजकुमार राणा ने नीलेश से ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे मुक्का मारा और पूछा, क्या तुम हार मानते हो? नीलेश का जवाब हमेशा अश्लील और शातिर गालियां होता था। इससे राजकुमार राणा के मुंह के भारी और अधिक हिंसक हो गए। जीवप्ती त्रिपाठी कुछ दूरी पर खड़ा चुपचाप देख रहा था। उसने पाया कि नीलेश में कुछ रीढ़ की हड्डी थी। अब नीलेश को देखना ऐसा था जैसे वह खुद को अतीत में देख रहा हो।
जब एक बेकाबू दुश्मन का सामना करना पड़ता है तो वह घावों से ढका होने के बावजूद कभी समझौता नहीं करेगा। यह मूर्खता नहीं थी, बल्कि एक तरह का दृढ़ता थी। जीवप्ती त्रिपाठी आगे बढ़ना नहीं चाहता था। नीलेश ने जरूर किसी को नाराज किया होगा और अब उसे बदले के लिए निशाना बनाया जा रहा था। उसका उससे कोई दोस्ती नहीं थी, बल्कि उसका उसके साथ झगड़ा भी था। इस गंदगी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उसने नीलेश के इस लचीले चरित्र को मंजूरी दी। इस समय राजकुमार राणा भी पिटाई से थक चुका था। हालांकि नीलेश का चेहरा चोटों और सूजन से भरा था, उसकी आंखें फटी हुई थी और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव थोड़ा भी नहीं बदला। रेशमा ने बीच में टोकते हुए कहा, भाई राजकुमार, उसे जाने दो। भाई सुमित की रीढ़ की हड्डी मजबूत है। बहन को उसके जैसे लोग पसंद हैं। जैसे ही उसने ये कहा, नीलेश खुद को रोक नहीं पाया और मुड़कर चिल्लाया, चुड़ैल। राजकुमार राणा ठंडी हंसी हंसा, रीढ़ की हड्डी मुझे भी पसंद है। जैसा कि उसने कहा, उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे नीलेश के सिर पर निशाना बनाया। एपिसोड 39, एक भाई का धर्म। उस शाम कालेबेर का शहर की गलियां अचानक से शांत हो गईं। रघुनाथ परिवार की चावल दुकान के सामने हवा में तनाव और धूल के कण तैर रहे थे। जफर अली और उसके साथी धरती पर सिर झुकाए पड़े थे और रेशमा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थीं। उनके बीच सेठ रघुनाथ का बेटा नीलेश राजकुमार राणा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अपमान की आग जल रही थी। राजकुमार राणा, अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा, नीलेश की आवाज में क्रूरता थी, तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। राजकुमार राणा की आंखें ठंडी, कठोर थीं। एक पल के लिए उसके हाथ की पत्थर हवा में थम गई। तुम्हारी हिकड़ी अभी भी कम नहीं हुई। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। और फिर उस पत्थर को नीचे लाते हुए राजकुमार राणा ने नीलेश के सिर पर वार करने की ठान ली। उस पत्थर का वार अगर सफल हो जाता तो नीलेश बच नहीं पाता। युवा स्वामी पटेल, अनूप सिंह और उसके साथी चिल्लाए, दर्द और शर्म से भरे हुए। वे सभी तूफान घर के लोगों के हाथों पिट रहे थे, लेकिन उनका ध्यान नीलेश पर था। रेशमा की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। ये सिर्फ दो युवाओं की मामूली लड़ाई लग रही थी, लेकिन अब यह एक बड़े युद्ध का रूप ले रही थी। अगर नीलेश की मृत्यु हो जाती तो आसमानी मीनार और तूफान घर के बीच युद्ध अवश्यंभावी था। सभी की आंखें राजकुमार राणा के हाथ की पत्थर पर टिकी थीं। तभी जैसे बिजली की गति से एक पतले हाथ ने नीलेश के सिर के आगे आकर उस वार को रोक दिया। ये हाथ पतला और कमजोर लग रहा था, लेकिन उसमें एक अदृश्य शक्ति थी। पत्थर की धार ने हथेली को चीर दिया और खून की लाल बूंदें हवा में बिखर गईं। राजकुमार राणा के हाथ से पत्थर छूट गया, लेकिन उस पतले हाथ की वजह से नीलेश पर कोई वार नहीं हो पाया। अनूप सिंह और उसके साथियों की सांसों में जान आ गई। उन्होंने सिर उठाकर देखा कि उन्हें इस नाजुक क्षण में किसने बचाया। लेकिन जब उन्होंने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो शर्म से उनकी आंखें झुक गईं। भाई जीवप्ती, अनूप सिंह बुदबुदाया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वही जीवप्ती त्रिपाठी जिसने आज उन लोगों ने धोखा दिया था, वही उनकी मदद के लिए आया था। अनूप सिंह की शर्म से आंखें झुक गईं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। जिन लोगों को पीटा जा रहा था उन्होंने सांस लेने का मौका मिला। जो लोग मार रहे थे वह अपनी जगह पर थम गए। किनारे पर खड़ी रेशमा का मुंह थोड़ा खुल गया। वह जीवप्ती को आश्चर्य से देख रही थी। उसने देखा कि इस पतले से युवा के हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक पल के लिए रेशमा को लगा कि यह व्यक्ति खतरनाक हो सकता है। टिप 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 टिप, लाल खून की बूंदें उसकी उंगलियों से टपक रही थीं, इस खामोशी को तोड़ते हुए। राजकुमार राणा का चेहरा उदास हो गया। उसने जीवप्ती को देखा और ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुम ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य हो? हाँ, जीवप्ती ने सिर हिलाया। ये दर्द उसके शरीर में एक उत्तेजना भर रहा था। वह इस बेचैनी को बाहर निकालने के लिए लड़ने को तैयार था। क्या तुम दूसरों के मामले में दखल दे रहे हो? राजकुमार राणा की आवाज में कोई दया नहीं थी। तूफान घर के बाकी शिष्य भी धीरे धीरे जीवप्ती के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। दखल? जीवप्ती मुस्कुराया। तुमने अभी कहा कि मैं ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य हूँ। वे मुझे भाई कहते हैं, तो ये दखल कैसे हुआ? बहुत अच्छे, एक और आया है लड़ाई के लिए। राजकुमार राणा जोर से हंसा। मुझे सच में तुम ऊंचे आसमान के मंडप के लोग पसंद नहीं हो। आज जो भी आएगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा। भाई जीवप्ती, जल्दी यहाँ से चले जाओ। अनूप सिंह चिल्लाया। वे बहुत सारे हैं, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। जल्दी। अनूप सिंह दुर्भाग्यशाली था। वह तूफान घर के एक शिष्य के पास रेंग रहा था। शोर करने के कारण उस शिष्य ने उसकी गर्दन पर वार किया और अनूप सिंह शांत हो गया। दूसरी ओर राजकुमार राणा और जीवप्ती बहस कर रहे थे। राजकुमार राणा पत्थर को छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पत्थर जीवप्ती के हाथ में फंस गया था। राजकुमार राणा, जो एक जीवन शक्ति के चरण पर था, एक संयमित कठोर शरीर वाले जीवप्ती से हार रहा था और उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। पत्थर को छोड़ते हुए उसने अपनी बांह उठाई और चिल्लाया, इसे मारो। आसपास के तूफान घर के शिष्य जीवप्ती की ओर दौड़े। जीवप्ती ने तुरंत उस खून से सने पत्थर को एक शिष्य के सिर पर दे मारा। पहलवानों के मुंह के और पैरों की ताकत एक हथियार के सामने हमेशा कम होती है। हालांकि यह सिर्फ एक पत्थर था, फिर भी इसने मुक्कों और पैरों से ज्यादा शक्ति दिखाई। वह शिष्य जीवप्ती के करीब भी नहीं आ पाया था कि पत्थर उसके सिर पर लग गया। उसकी त्वचा फट गई और वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। एक को मारने के बाद जीवप्ती की गति और भी तेज हो गई। वह बिजली की गति से बाकी शिष्यों पर भी टूट पड़ा। जीवप्ती की क्रूरता और निर्दयता ने सबको हैरान कर दिया। 4 तूफान घर के शिष्यों को गिराने के बाद उसके हाथ का पत्थर भी टुकड़ों में टूट गया। जीवप्ती ने मुक्का मारा और पत्थर के टुकड़े हर जगह हवा में उड़ने लगे। जैसे कि उसने कोई गुप्त हथियार चलाया हो, पत्थर के टुकड़े हर दिशा में फैल गए। तूफान घर के सभी शिष्य दर्द से कराह रहे थे। उनमें से कई को पत्थर के टुकड़ों से चोट लगी थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए जीवप्ती ने 2 लातें मारी, जिससे 2 और शिष्य हवा में उड़ गए। लेकिन फिर वह खुद दुश्मनों के बीच में फंस गया। तूफान घर के शिष्यों की संख्या कम नहीं थी।
हालांकि जीवप्ती ने कुछ को गिरा दिया था, लेकिन अकेले लड़ना मुश्किल था। कुछ झड़पों के बाद जीवप्ती लड़खड़ाया और कई तूफान घर के शिष्य गिर पड़े। जो जमीन पर गिरे थे वे सभी बुखार से तप रहे थे, उनके चेहरे लाल थे। जीवप्ती की सच्ची यांग गुप्त तकनीक ने इस क्षण में अपनी शक्ति दिखाई। उसके मुके और लातें सच्ची यांग की जीवन शक्ति के साथ थे। ये संयमित कठोर शरीर के शिष्य उसका कैसे मुकाबला कर सकते थे? ये सब अमृत रस की शक्ति का उपयोग किए बिना था। अगर उसने अमृत रस का उपयोग किया होता तो उसकी ताकत एक और स्तर बढ़ जाती। हालांकि इतने दिनों की खेती के बाद जीवप्ती अपनी मेहनत से कमाए एक बूंद अमृत रस को बर्बाद नहीं करना चाहता था। तूफान घर के कई शिष्य जीवप्ती द्वारा गिरा दिए गए थे, लेकिन जीवप्ती खुद भी आसानी से नहीं बच पा रहा था। आखिरकार वह केवल संयमित कठोर शरीर के 7वें स्तर पर था और उसने कोई भी चालबाजी कौशल नहीं सीखा था। इतने सारे दुश्मनों के सामने वह कैसे बच पाता? खून जीवप्ती के माथे, बाहों और जांघों से बह रहा था, लेकिन इन चोटों से उसकी लड़ने की शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि वह और भी बहादुर और क्रूर हो गया। एक गर्म एहसास उसकी हड्डियों से फैल रहा था। जीवप्ती को लग रहा था कि उसके पास असीमित शक्ति है। इस गर्म एहसास के फैलने से उसकी ताकत ही नहीं, बल्कि उसकी गति भी बढ़ गई थी। जीवप्ती नहीं जानता था कि अदम्य स्वर्ण कंकाल में क्या रहस्य छिपे हैं, लेकिन हर बार जब उसे चोट लगती थी, हर बार जब उसे दर्द होता था, तो उसे अदम्य स्वर्ण कंकाल के प्रभाव महसूस होते थे। चोटें और दर्द उसे और भी मजबूत बनाते थे। किनारे पर खड़ी रेशमा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका छोटा मुंह कभी बंद नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि यह ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य जल्दी ही हार जाएगा और राजकुमार राणा और उसके साथियों द्वारा बुरी तरह पीटा जाएगा। लेकिन अब लड़ाई का विकास उसकी उम्मीदों से कहीं परे था। तूफान घर की ओर लगभग 10 लोग गिर चुके थे। कुछ को पत्थरों से बेहोश कर दिया गया था, बाकी जमीन पर लुढ़क रहे थे। उनके शरीर से गर्मी की लहरें निकल रही थीं और उनकी त्वचा लाल थी। क्या ये व्यक्ति जीवन शक्ति का उपयोग करके लड़ रहा था? रेशमा बहुत हैरान थी। एक संयमित कठोर शरीर के स्तर पर अगर कोई मार्शल कलाकार अपनी जीवन शक्ति का उपयोग करता तो उसे ठीक होने में बहुत मुश्किल होती। यह अपनी ही कब्र खोदने जैसा था। क्या उसे डर नहीं था कि ऐसा करने से उसकी भविष्य की खेती पर असर पड़ेगा? एपिसोड 40। युद्ध अभी भी जारी था और एक भयंकर दृश्य सामने था। तूफान ग्रह के शिष्य एक के बाद एक गिरते जा रहे थे, लेकिन हर बार जब कोई गिरता, जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर पर एक नया घाव आ जाता। इतनी देर तक लड़ने के बाद उनके कपड़े खून से पूरी तरह लाल हो चुके थे। उनकी सांसें फूल रही थीं, गर्दन की नसें उभर आई थीं और उनकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। वह एक ऐसे खूंखार जानवर की तरह लग रहे थे जो अपने शिकार को निगलने वाला हो। नीचे जमीन पर नीलेश थककर चूर चूर पड़ा था। वह देख रहा था कि कैसे जीवप्ती त्रिपाठी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक एक करके तूफान ग्रह के शिष्यों को गिरा रहे हैं। उसका दिल कड़वाहट से भरा हुआ था। आज जो कुछ भी हुआ वह उसी की वजह से था और जीवप्ती त्रिपाठी उसका दुश्मन भी था। लेकिन अब उसी की वजह से वह जीवित बच पाया था। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। राजकुमार राणा के हाथों पिटने के बाद वह अपनी अधिकांश लड़ने की क्षमता खो चुका था। तभी पेंक की आवाज के साथ तूफान ग्रह का आखिरी शिष्य भी जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहता हुआ। सच्ची यांग गुप्त तकनीक की जीवन शक्ति के आक्रमण ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसका पूरा शरीर आग से जल रहा हो और दर्द असहनीय था। जीवप्ती त्रिपाठी की खून से लाल आंखें राजकुमार राणा पर पड़ी, जो हक्का बक्का खड़ा था। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। राजकुमार राणा का दिल धड़क उठा। जीवप्ती त्रिपाठी की क्रूरता ने उसे भयभीत कर दिया था। अब जब उसने उन्हें अपनी तरफ देखते हुए देखा तो वह 2 कदम पीछे हटे बिना नहीं रह सका। रेशमा ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। इस हंसी ने राजकुमार राणा के चेहरे पर से थोड़ी सी भी लाज मिटा दी। उसने अपना सिर हिलाया, ठंडे ढंग से जीवप्ती त्रिपाठी का आकलन किया और धीरे धीरे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इस तरह का कौशल होगा। जीवप्ती त्रिपाठी कदम दर कदम उसकी ओर चलने लगे। उनके कदम स्थिर थे और उनका पतला शरीर एक पागल तूफान की तरह लग रहा था। राजकुमार राणा की सांसें तेज हो गईं। उनका चेहरा क्रूर हो गया और उन्होंने अचानक चिल्लाया, तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मुझे दोष मत देना। ये कहकर उन्होंने अपनी कमर से तलवार निकाल ली। अभी तक जब वह नीलेश और अन्य से निपट रहे थे तो उन्होंने हथियार का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहते थे। नीलेश पर पत्थर फेंकना भी इसलिए था क्योंकि उनका खून सिर पर चढ़ गया था और उन्होंने परिणामों पर विचार नहीं किया था। लेकिन अब जब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था तो राजकुमार राणा को लगा कि उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं है। ऊंचे आसमान के मंडप का ये शिष्य, जो खून से सना हुआ था, बहुत ही क्रूर था। सावधान रहो, ये लड़का पहले से ही प्रारंभिक तत्व चरण में है, नीलेश ने अनिच्छा से जीवप्ती त्रिपाठी को याद दिलाया। प्रारंभिक तत्व चरण। जीवप्ती त्रिपाठी बुदबुदाए और अपनी चाल रोक दी। राजकुमार राणा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह तुरंत अहंकारी हो गया और हंसा। छोटे बच्चे, तुम केवल संयमित कठोर शरीर चरण में हो, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकते हो? इतनी सारी जीवन शक्ति का उपयोग करने के बाद तुम्हें ठीक होने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। अगर तुम लड़ते रहे तो तुम्हारी नींव क्षतिग्रस्त हो जाएगी और तुम इस जीवन में कभी वापसी नहीं कर पाओगे। घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। मैं। इससे पहले कि राजकुमार राणा अपनी बात पूरी कर पाते, जीवप्ती त्रिपाठी हवा की तरह उसकी ओर दौड़ चुके थे। तुम। राजकुमार राणा चौंक गया। क्या ये व्यक्ति मूर्ख था? ये जानते हुए भी कि वह प्रारंभिक तत्व चरण में था, वह फिर भी दौड़ने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि वह चौंक गया था, राजकुमार राणा ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ में लंबी तलवार चमकी और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर बढ़ी। इस आती हुई तलवार का सामना करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपना बड़ा हाथ खोला और वास्तव में लंबी तलवार को पकड़ लिया। हालांकि यह लंबी तलवार केवल सामान्य श्रेणी की थी, फिर भी यह एक हथियार थी। एक मानव शरीर इसकी तीक्ष्णता का सामना कैसे कर सकता था? राजकुमार राणा का चेहरा चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, तुम मौत को दावत दे रहे हो।
उसके हाथ में लंबी तलवार की गति एक अंश तक बढ़ गई, जो सीधे जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली से टकराए। पग की आवाज के साथ, जैसा कि सभी को उम्मीद थी, लंबी तलवार जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली में घुस गई। तुरंत खून छलक पड़ा। रेशमा का भाव चौंक गया था। मूल रूप से, जब उसने जीवप्ती त्रिपाठी के बेशर्म तरीके को देखा तो उसने सोचा कि उसके पास कोई अथाह विधि है। लेकिन अब जब राजकुमार राणा ने इतनी आसानी से अपनी तलवार घुसाई तो वह थोड़ा निराश महसूस किए बिना नहीं रह सकी। ये व्यक्ति उतना महान नहीं था, कितना मूर्ख। इससे पहले कि रेशमा के विचार पूरे हो पाते, एक अचानक बदलाव हुआ। जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली में छेद होने के बाद वह पीछे नहीं हटे। इसके बजाय वह और भी तेज गति से राजकुमार राणा की ओर बढ़े। पलक झपकते ही दोनों लोग बहुत करीब थे। लंबी तलवार के मांस से रगड़ने की आवाज ने लोगों को दिल से ठंड महसूस कराई। एक धमाके के साथ जीवप्ती त्रिपाठी के हाथ ने, जिसमें छेद हो गया था, राजकुमार राणा के हाथ को पकड़ लिया जो तलवार पकड़े हुए था। उनके हाथ का पिछला हिस्सा लंबी तलवार से पूरी तरह से छेद हो चुका था। अपने सामने पागल जीवप्ती त्रिपाठी को देखते हुए राजकुमार राणा अपने दिल के डर को और छिपा नहीं सका। वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके अपनी तलवार को वापस खींचना चाहता था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी की पकड़ लोहे की तरह दृढ़ थी, जिससे वह हिलने में असमर्थ था। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी ओर देखकर दांत पीसे, उनकी लाल आंखें खून खराबी की चमक से चमक रही थीं। उन्होंने एक लाल मुट्ठी उठाई और उसे राजकुमार राणा के चेहरे की ओर जोर से मारा। घबराहट में राजकुमार राणा ने अपनी मुट्ठी को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके शरीर में जीवन शक्ति भी जल्दी से बचाव के लिए चली गई। लेकिन राजकुमार राणा ने अभी अभी प्रारंभिक तत्व चरण में प्रवेश किया था, उसके शरीर में कितनी जीवन शक्ति हो सकती थी। जीवप्ती त्रिपाठी की मुट्ठी राजकुमार राणा के चेहरे के दाहिने हिस्से पर बुरी तरह से लगी। एक दांत बाहर उड़ गया। उसका गाल तुरंत सूज गया। उसके चेहरे का वह हिस्सा जहां मुक्का लगा था, लाल हो गया था, जैसे कि वह खौलते पानी से झुलस गया हो। क्या ही अत्याचारी जीवन शक्ति! राजकुमार राणा आखिरकार घबरा गया। उसने पाया कि भले ही वह प्रारंभिक तत्व चरण में था, उसके शरीर की जीवन शक्ति इस गर्मी के आक्रमण का विरोध नहीं कर सकती थी। एक पल के लिए वह तब तक जला जब तक उसका सिर चकराने नहीं लगा। चक्कर खाए हुए जीवप्ती त्रिपाठी का दूसरा मुक्का आया। राजकुमार राणा का दिमाग अचानक धुंधला हो गया। एक और मुक्का पड़ा। राजकुमार राणा का शरीर नरम पड़ गया। वह जीवप्ती त्रिपाठी के सामने आधा घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आंखें बिना ध्यान के थीं। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना पैर उठाया और उसे दूर लात मार दी। पूरा इलाका खामोश था। रेशमा शब्दों से परे चौंक गई थी। तो यह व्यक्ति मूर्ख नहीं था। उसने लंबी तलवार को पकड़ने की पहल की। केवल उसे पकड़कर ही राजकुमार राणा के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तूफान ग्रह के 10 से अधिक शिष्य, जिसमें प्रारंभिक तत्व चरण का राजकुमार राणा भी शामिल था, पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने रेशमा की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी खून से लाल आंखों द्वारा घूरे जाने पर रेशमा कांप उठी। उसने कभी किसी को संयमित कठोर शरीर चरण में इतना भयंकर नहीं देखा था। यहाँ तक कि रक्त समूह के युवा प्रतिभाएं भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। ची ची, दांत अनानास की आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे अपनी हथेली से लंबी तलवार को बाहर निकाला, साथ ही गर्म खून का एक छींटा भी निकला। पूरी प्रक्रिया के दौरान वह थोड़ा भी नहीं झिझका। लंबी तलवार को एक तरफ फेंकते हुए वह धीरे धीरे रेशमा की ओर चलने लगे। ये नखरीली लड़की ने घबराहट में अपनी लार नीली और एक सूखी मुस्कान निकाली। जैसे ही उसकी मुस्कान खिलखिलाई, जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही उसके सामने आ चुके थे। उसका खून से सना हुआ बड़ा हाथ उसकी पतली सफेद गर्दन को पकड़ लिया और फिर उसे क्रूरता से जमीन पर फेंक दिया। जब उसका नाजुक शरीर जमीन से टकराया तो एक धीमी आवाज सुनाई दी। रेशमा के गले से एक जलती हुई आवाज निकली, जिससे लोग जंगली और शानदार विचारों में खो गए। जीवप्ती त्रिपाठी रेशमा के ऊपर झुक गए और मुस्कुराते हुए उसे देखा। रेशमा का घबराया हुआ दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला ताकि वह समझा सके, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं रक्त समूह की सदस्य हूं। मैंने भी ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्यों के खिलाफ काम नहीं किया। क्या ऐसा है? जीवप्ती त्रिपाठी ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। हाँ। रेशमा ने देखा कि यह व्यक्ति अभी भी संवाद कर सकता है और तुरंत शांत हो गई। हालांकि वह एक लड़की थी और उसकी ताकत राजकुमार राणा से ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास एक फायदा था जो दूसरों के पास नहीं था। वह उसका शरीर था। तुम बहुत शक्तिशाली हो। रेशमा ने साहस जुटाया और अपना जैड जैसा हाथ बढ़ाया, जीवप्ती त्रिपाठी की छाती में टटोला। जब उसने इसे फिर से बाहर निकाला तो उसका हाथ खून से सना हुआ था। उसने इसे नहीं टाला और वास्तव में अपनी उंगली को अपने मुंह में डाला और उसे चूस लिया। तुरंत उन माणिक लाल होठों पर एक आत्मा विह्वल करने वाली सुंदरता दिखाई दी। उसकी जादूगरनी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवप्ती त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।